रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को मरकज़ बनाए। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं था, मस्जिद 24 घंटे इस्तेमाल हुआ करता था। हमारे पास 40 एक्टिविटीज़ है जो मस्जिद के जरिए से हम लोग कर सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल मस्जिद ये काम कर सकते हैं। आपने क्या पहले खुद काम शुरू किया या आपने सोचा कि पहले जो रहनुमा हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए? आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? तो मस्जिद वन को मस्जिद वन मूवमेंट नाम रखा गया। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब भी ने उसको नाम रेफर के मूवमेंट ऐड कर लेंगे। तो जब मस्जिद वन की तहरीक को आप लेके आगे बढ़े और ज़मीन पे पहुँचे, तो आपको किस तरह के अचीवमेंट्स, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टोटल रीच आउट अभी एज ऑन टुडे ओके 5200 मस्जिद से ज़्यादा मस्जिदों का हम लोग रीच आउट किए सारे इंडिया में। मस्जिद एक एपिसेंटर बन सकता है जहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं। जो साक्षर कमेटी रिपोर्ट में है वो एक इश्यूज क्या है बोल के हमारे समझ में है, मोटा मोटा लेवल पे इट वाज समरी रिपोर्ट। तो चैलेंजेस ग्राउंड पे जो काम की फहरिस्त है AIMDC की, उसमें और भी मस्जिद वन के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईमान है, आईमास है, हुनर एकेडमी है, ये सब क्या हैं? इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्रॉब्लम को ठीक से समझते नहीं है। अगर प्रॉब्लम को समझने में गलती कर दिए तो सॉल्यूशन देने में भी गलती हो जाता है। जो आपसे डिस्कशन चल रहा है उसमें एक जो बहुत बात वाज़ह तौर से उभर कर आ रही है वो एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप की है। हर एक बड़ा बड़ा कामों के पीछे एक थिंक टैंक टीम रहता है, वो नज़र नहीं आता है एक्चुअली, लेकिन पीछे से बैठ के वही लोग प्लान करते क्या काम करना है। इम्पैक्ट के थ्रू आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप एक प्रोग्राम है 40 अंडर 40 लीडरशिप प्रोग्राम, उसका क्या मकसद है? लीडर हमेशा है ना शेपर्ड का जैसा काम रहना, चरवाया। शेपर्ड हमेशा पीछे रहता है, पीछे रह के काम करता है। इंग्लिश में एक कहावत है ना, ही इज़ नॉट ए लीडर हु क्रिएट्स फॉलोअर्स, लीडर इज ही हु क्रिएट्स लीडर्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करके दिखाया। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद साहब, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल यानी AIMDC की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान की तमाम मकतब फ़िक्र की जमातों के अमीर और कई मशहूर हस्तियों को एक मंच पर लाकर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। AIMDC के कई खास इनिशिएटिव्स में से एक मस्जिद वन मूवमेंट काबिल ज़िक्र है, जिसका मकसद मस्जिदों को कम्युनिटी के लिए एक डेवलपमेंट सेंटर बनाकर कम्युनिटी के सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इश्यूज और अपलिफ्टमेंट के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम करना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए AIMDC ने अपने थिंक टैंक इम्पैक्ट इंडियन मुस्लिम पॉलिसी एंड एडवोकेसी सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक और अहम और इनकलाबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है, 40 अंडर 40 लीडर्स इनिशिएटिव। आज हम इसी इनिशिएटिव पर उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसके तहत ऐसे 40 यंग मुस्लिम्स की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 40 साल से कम हो और जो कम्युनिटी के लिए सेल्फलेसली लीड करने की काबिलियत रखते हैं। आइए इन इनिशिएटिव्स के बारे में और जानने के लिए खुद उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाउस नेटवर्क के पॉडकास्ट में खैर मकदम है इम्तियाज़ साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इम्तियाज़ साहब, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, मजलिस मुशावरत है, मिली काउंसिल है और जमातें भी एग्जिस्ट करती रही हैं, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इमारत शरिया। एक बहुत तारीख़ है हिंदुस्तान में मुसलमानों के मूवमेंट्स की, उनके ऑर्गेनाइजेशन की, उनके कंट्रीब्यूशंस की। तो आपने एक ज़रूरत समझी कि एक और ऐसी काउंसिल बनाई जाए जिसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी नुमाइंदगी एक मकसद के तहत हो लोगों की और उससे कुछ अचीव किया जाए। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आपको ये महसूस हुआ, आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, क्यों आपको ये लगा कि भाई इस तरह का एक नया फ्रेमवर्क आना चाहिए जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कम्युनिटी की सॉल्व करता हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिकली मैं मैंगलोर से हूँ। मैंगलोर में एक छोटा सा एक कम्युनिटी है मुसलमानों के दरमियान, से ब्यारी कम्युनिटी कहा जाता है। ब्यारी यानी कि उसका वर्ड का मीनिंग है ट्रेडर, बिजनेसमैन कम्युनिटी है। हम लोग तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादातर मिडल ईस्ट में ज़्यादा रहते हैं और मैंगलोर रीजन में रहते हैं हम। कर्नाटक को जो मैंगलोर कहा जाता है, उधर से आ रहा हूँ मैं। और ये जो आप इतना तंजीमों का नाम आपने ज़िक्र किया इधर, ये सब शुरुआत किए एक जाने-माने हस्तियों ने शुरुआत किए थे।
उसके पीछे जाने-माने हस्तियों का सोच था, ये सब था। और ये जो एएमडीसी की बात ये कर रहे हैं, एक लेमैन, एक कॉमन मैन, एक कॉमन मैन जैसे आदमी के दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाला और इधर के बड़े-बड़े हस्तियों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बोलने का मतलब ये है कि इवन आइडिया अच्छा हो, ग्राउंड लेवल पे हो और इखलास के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग इसे एक्सेप्ट भी बड़े-बड़े लीडर रहे तो भी वो लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रहे थे कि आपके ज़हन में एक आइडिया आया जिसको आप मस्जिद वन बोलते हैं, तो उसकी तरफ थोड़ा इशारा कीजिए। मस्जिद वन मूवमेंट क्या है? शुरुआती दौर में आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उसके बारे में डिटेल में तो हम बाद में समझेंगे कि मस्जिद वन के आगे के काम कैसे हुए। बट आपके दिमाग में, आपके ज़हन में वो मॉडल क्यों आया और उसके लिए आपने क्या जद्दोजहद करी, किन से बातें करी, किस तरह के इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में, कितना वक़्त लगा? आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, ये जो मस्जिदन मूवमेंट है, तकरीबन 8-10 साल से मेरे दिमाग में पहले चल रहा था। उससे पहले मैं मैंगलोर में एक छोटा-सा कोशिश किया था। एक ऑर्गनाइज़ेशन बना लिए थे बैरिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बैरी कम्युनिटी है, उनका बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, उनका ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत था, उसे हम लोग एस्टेब्लिश किए थे। ये बेरी कम्युनिटी कितनी बड़ी कम्युनिटी है इस लिहाज से, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस के लिहाज से? देखिए, इकोनॉमिकली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इकोनॉमिकली वाइज़ अच्छा ये है। मेन हमारा पेशा है बिज़नेस है। बैरी लोगों का ब्लड में भी बिज़नेस वैसा बोल सकते इंडिया में बहुत सारे बिज़नेसमैन कम्युनिटी है मुसलमान के दरमियान। बोहराज़ हो, बैरीज़ हो, लब्बई हो, पंजाबी मुस्लिम, पटेल मुस्लिम्स, चिलिया मुस्लिम्स, मेमन मुस्लिम्स, बड़कल के नवाइती मुस्लिम्स, ये सब लोग इनका पेशा है तिजारत है। हुँ। ऐसे एक कम्युनिटी है बैरी कम्युनिटी, जो इसका वर्ड का मीनिंग भी ट्रेडर है और जैसा बोहरा वर्ड का मीनिंग ब्योहर से आया है, वो भी ट्रेडर है। ये 2 मीनिंग भी एक ही है बोहरा और ब्यारी। और हमारा पेशा है बिज़नेस है। वी आर नियरली 15 लाख लोग हैं और तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग मिडल ईस्ट में, ज़्यादा लोग बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं हाँ, इसमें। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से लेके छोटे बिज़नेसमैन, लेकिन फॉर एक 1890s में 140 35 ईयर्स बैक एक सर्वे हुआ था हमारे रीजन में। हुँ। वो टाइम पे तकरीबन 95,000 बिज़नेसमैन थे। अच्छा। यानी कि कासरगोड से लेके कारवार तक, हुँ। ओके। वो टाइम 95,000 बिज़नेसमैन थे, उसमें 92,345 बिज़नेसमैन थे बैरीज़, बेरीज़ में से थे। बैरीज़ बिज़नेसमैन जो यानी कि कोस्टल कोस्टल कर्नाटका कर्नाटका, रीजन, केरला जो रीजन है, रीजन वो रीजन में ज़्यादा रहते हैं हम ज़्यादा लोग। रहता है। तो और इंडिया के जो स्टार्टिंग अव्वल के जो 11 मस्जिदें बने थे, हुँ। वो वही रीजन में बना था। जी। 11 मस्जिद से शुरुआत में हुआ था ना, वो शायद उधर से शुरू हुआ था। अच्छा, तो आपने बेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाया, उसका क्या मकसद था? वही है, मैं बैरी जो कम्युनिटी है बिजनेसमैन ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग है। लेकिन उधर एक एहसास हुआ, हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। हुँ। ओके, अपना अपना लेवल पे काम कर रहे थे, नेटवर्किंग नहीं होता था, आपस में ट्रेडिंग कम हो रहा था। और बिजनेस ज़्यादातर लोग जो मैं जो 95% से भी ज़्यादा लोग बैरिज बिजनेस में थे, वो गढ़ते तकरीबन 20% का आ गए थे। अच्छा, हाँ, तो बिज़नेस कल्चर खत्म हो रहा था। खत्म, और बिज़नेस कल्चर खत्म हो कोई रहा ख़ास था वजह? और वो लोग जॉब पे जा रहे हैं, स्पेशली वो लोग मिडल ईस्ट में जाना शुरू हो गया, मिडल ईस्ट हुँ। में पैसा आना शुरू हो गया, हुँ। सैलरी में, जॉब में। जब वो एक हुनर वाला बिज़नेस का हुनर एक स्पेशल हुनर है, हुँ। वो सबको नहीं आता है, वो बॉर्न इनका ब्लड पे है। ये लोग जब ये फील्ड से बाहर जाने निकले, फ्यूचर में ये जाके बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगा। हुँ। एक बार रसूल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये खलीफा बने थे, एक बार मदीना के स्ट्रीट में, मार्केट में जाने में हमेशा एक जो बिज़नेस कर रहे थे, वो उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, हुँ। दूसरे लोग आ गए थे। ओके, तब ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछे, वो जो बिज़नेस कर रहे थे ना रोज़, वो लोग कहाँ गए? तो लोग बोले, नहीं, वो लोग हमको दे के चले गए हैं, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, हम उनको रेंट ऐसे कुछ ये कर रहे हैं। ओके, वैसे बोल दिए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला नेक्स्ट डे उनको सबको बुलाए, कुरैश इनको सबको बुला के बोले, अगर आप लोग रिटर्न बिज़नेस का आना है, अगर आप लोग बिज़नेस का रिटर्न नहीं आया तो आप लोग इनका गुलाम बनना पड़ेगा आगे जाके, और आपका औरतें इनका औरतों का गुलाम बनना पड़ेगा।
तो आप लोग अगेन यू हैव टू गो टू द बिजनेस। तो वो मेरे दिमाग में था, हम लोग अगर ये बिजनेसमैन कम्युनिटी ये बिजनेस से पीछे जा रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज। अगर देखिए हमारे इसमें एक 5 लाख भी बिजनेसमैन रिटर्न बिजनेसमैन पक्का बिजनेसमैन बन गए तो कम से कम एक 50 लाख लोगों को जॉब दे सकते हैं। हमारा इसमें ऐसे बिजनेसमैन है 10,000 15,000 लोगों को जॉब दिया हुआ ऑलरेडी दे रहा है, वैसे बिजनेसमैन भी है। अगर एक एक बंदे 10-10 बिजनेस एक 10-10 लोगों को भी जॉब देंगे तो ना कम से कम 50 लाख लोगों को बिजनेस जॉब मिलेगा मुल्क में, है ना। तो इकोनॉमिकल कंडीशन इज बेहतर बनाना वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए हमने उसे हम लोग फॉर्मेशन किया गया। तो ये मस्जिदों का आइडिया आपके दिमाग में कब दे- आया, ओके क्यों आया? तो उसके बाद में जो काम करते करते मुझे आइडिया क्या है पहले आप ये बताइए मस्जिद वन का। देखिए मस्जिदों का काम वही है कि मस्जिदों को सेंटर बना के देखिए इंडिया में हमारे मुसलमानों के मसले मसाइल बहुत है, बहुत है। ओके, और डिसेंट्रल वाइज वर्क है, चैलेंजेस रीजनल वाइज अलग है, क्लस्टर वाइज अलग है, अलग अलग जोन वाइज अलग अलग है, स्टेट वाइज अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस है। और इसे हम लोग एक सेंट्रलाइज जगह में बैठ के उसे सॉल्व करेंगे बोल के प्लान करेंगे तो नहीं होता है। इसे टेलर मेड सॉल्यूशंस को हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो टेलर मेड सॉल्यूशन लेके आना है तो हमको इधर उधर आगे पीछे देखे बगैर, दाएं बाएं देखे बगैर एक ही जगह को रिटर्न जाना है, वही है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पहले मक्का से मदीना जब हिजरत चले गए, पहले उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक मस्जिद। ओके, सेकेंड दूसरा काम किया उन्होंने, जो मदीना में जो भी मुस्लिम आबादी थी उनको सर्वे किया, 1200 लोग थे। हाँ, सेकेंड मेजर काम था उनका। हमको वही काम को रिटर्न जाना पड़ेगा। हमको पहले मस्जिद तो लाखों मस्जिद है तो वो काम हो गया। तो नेक्स्ट काम जो था, पहले हमारा हालात, हम लोग कौन है, क्या है, कैसे क्या हालत में खड़े हुए, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमारा स्कैनिंग रिपोर्ट आ जाता है ना, पता चलता है हम लोग कहाँ खड़े हुए, डिसेंट्रलाइज वाइज में हमारा हालत क्या है, कंडीशंस क्या है, वो हम लोग को पता चलते हैं। हम लोग उसमें सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग लोकल लेवल, टाइलर मेड सॉल्यूशन, यस, ग्रास रूट लेवल टाइलर मेड सॉल्यूशन हम लोग उधर दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम ओखला में है वही प्रॉब्लम केरला के मलप्पुरम में नहीं है, वही प्रॉब्लम मैंगलोर में नहीं है, अलग है। तो हम लोग वो लेवल एरिया को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम लोग वो लोकल लेवल का वही मॉडल पर हम लोग जाना, आगे पीछे किधर भी देखने की ज़रूरत ही नहीं। वो घोड़े को ये इधर बनते नहीं, लेफ्ट राइट देखे बगैर आगे बढ़ना है, वैसे हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मस्जिद वन के तहत आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स लगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं? देखिए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा काम हुआ ना सर्वे के बाद, उसमें उसके बाद में तीसरा काम यही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को मरकज़ बनाए। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं था, मस्जिद 24 घंटे इस्तेमाल हुआ करता था मस्जिदों को, है ना। तो मस्जिद के जरिए हर देने वाला हर लेने वाला मस्जिद के ज़रिए से मस्जिद से कनेक्टेड थे वो लोग, देना वाला भी लेना वाला भी, दो लोग भी उधर। किसी को बुक है मस्जिद की तरफ फर्स्ट पहले जाता था, उधर कोई मिलता है क्या, उधर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इनके घर में जाके आप खाना खा लीजिए, उनको खाना खिला लीजिए, ऐसा उनको भेजा करते थे। ऐसा हर सपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए, सपोर्ट देने के लिए लोग पहले उधर आते थे। वैसे हम लोग क्या किया, मस्जिद मूवमेंट में यही सोचे हम लोग, मस्जिद को सेंटर बनाए और हर मसले मसाइल को मुसलमानों को डिसेंट्रलाइज में सॉल्यूशन उधर से हम लोग निकालेंगे। देखिए जब मस्जिद एक काम करने निकलता है ना, उसका रिजल्ट ही अलग रहता है, उसका बरकत ही अलग है। जब मस्जिद एक काम करने, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक काम, एक पर्टिकुलर काम, एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप ही ले लीजिए आप। वो ब्लड डोनेशन कैंप एक NGO कर रही है, ओके, वही सेम काम एक मस्जिद कर रहा है। दो कामों में फ़र्क क्या है? जब एक NGO वो काम कर रही है, उसका क्रेडिट किसे जाएगा? NGOs को जाएगा, NGO के सदर सेक्रेटरी जो है उनको जाएगा। वही काम मस्जिद कर रहे हैं, उसका क्रेडिट किसे जाएगा? मस्जिद को जाएगा, मस्जिद को दीन को जाएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाएगा, अल्लाह को जाएगा। क्रेडिबिलिटी सोसाइटी में उस काम की बढ़ती है। और उसका इन्वॉल्वमेंट भी, अभी NGO काम कर रहे हैं वही 3-4 लोग मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन मस्जिद का काम करने में ना सारा मोहल्ला का मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं काम में। यानी कि मास उसमें, जब तक मास ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है ना, हमारा हर काम, हर प्लान, हर सोच, हर एफर्ट
ऊपर का लेवल पे ही बाकी रहता है, नीचे तक जाके पहुँचता नहीं। तो किस तरह के काम और ब्लड डोनेशन के अलावा ऐसे क्या-क्या काम हैं? देखिए, हमारे इसमें तकरीबन ब्लड डोनेशन में एग्ज़ाम्पल में कहा, हमारे पास 40 एक्टिविटीज़ है जो मस्जिद के ज़रिए से हम लोग कर सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल मस्जिद ये काम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट काम जो है डॉक्यूमेंटेशंस, हर एक कितने के मुसलमान का डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट करवाने का काम कर सकते हैं। जो 18 साल होते ही उसको वोटर लिस्ट में नाम एनरोल करवा सकते हैं आप लोग। आप जब सर्वे करेंगे ना, सब डाटा आपको मिल जाता है। कौन बेवा है, कौन यतीम है, कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ लिखा है, कौन जॉब ढूँढ रहा है, कौन जॉब दे सकता है, कौन ज़कात देने वाला है, कौन ज़कात लेने वाला है, किसका ब्लड ग्रुप क्या है, कितने के हम देखिए ब्लड ग्रुप उधर का हम लोग लिस्ट रेडी करते हैं, कितने की वेरी वैल्यूएबल ब्लड जो नेगेटिव ब्लड्स रहता है, ओ नेगेटिव ये सब, कितने के लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता, हम लोग ब्लड ढूँढते रहते हैं सारा दुनिया। हुँ। ओके, ऐसे हर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ आपको रिपोर्ट उसमें जनरेट आपको मिल जाता है, आपको क्या काम करना है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। 40 एक्टिविटीज़ में डॉक्यूमेंटेशन हो, फैमिली फॉर्मेशन, ट्रस्ट फॉर्मेशन या माइक्रो फाइनेंसिंग हो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एस्टेब्लिशमेंट हो, कोचिंग सेंटर हो, स्टडी सेंटर हो, ऐसे अलग अलग वेरियस सेक्टर्स इसमें हम लोग उसको काम को अंजाम दे सकते हैं। तो मस्जिद एज़ अ लोकल सॉल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम्स। तो जब आप इस मुहिम को लेके आपके दिमाग में आया और आपने चाहा कि इस पे काम होना चाहिए, तो आपने क्या पहले खुद काम शुरू किया या आपने सोचा कि पहले जो रहनुमा हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए? आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? देखिए ये और ये काम कब शुरू हुआ? देखिए, वो एक्चुअली ये शुरू हुआ एक्चुअली 2019 में, ओके। लेकिन उससे पहले 2018 में हम लोग ऑल इंडिया हर लीडरों को बुला के एक प्रोग्राम किए थे बेंगलोर में, ताज वेस्ट एंड पे। लेकिन उससे पहले मेरा इरादा कोई ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश करने का नहीं था। मेरा कोई इरादा नहीं था। कोई मैं तो भी एक बिज़नेसमैन हूँ, ओके, छोटा-सा बिज़नेसमैन हूँ, और हमारा फैमिली पिछले 60-70 सालों से चैरिटी एक्टिविटीज़ में था, हमारा फैमिली। तो हमको वो ब्लड में आए थे चैरिटी एक्टिविटी, शायद या मेरा माँ का दुआ की वजह से। मैं बहुत बचपन में बहुत शरारती बच्चा था। मैं बहुत तू मेरे वास्ते दुआ कर रहे थे मेरे वास्ते, ये सुधरने था, अच्छा होना था बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल कर लिया शायद अल्लाह ताला ने। तो हम ऐसे सोचने शुरू कर रहे हैं, तब हमको अल्लाह ये काम को हम शुरुआत करने से पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये प्रपोज ये इनको भेजा था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबका डिटेल्स मिल गया था, सब मेंबर का, उसके जो कोर मेंबर्स रहते 50 लोग थे, उनको सबको भी मैं इसका एक मेल भेजा था फर्स्ट। इसका 100 पेजेस का प्रेजेंटेशन था मेरा वो टाइम पे। अभी तो कम किया हूँ, 35 पेजेस के किया है, लेकिन पहले मैं 100 पेजेस का उसको ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं सब मेंबरों उनको मेल भेजा था, सबको भी। मैंने उसके बाद में 1 साल में इंतज़ार किया। मुझे अनफॉर्चुनेटली एक आदमी का भी रिप्लाई नहीं आया। शायद वो लोग मेल पढ़े नहीं रहेंगे शायद, मुझे पता नहीं है, ओके। लेकिन एक आदमी का भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद में मैं क्या किया, इंडिविजुअल जाके मिलने कोशिश किया। वो तकरीबन 2.5 साल ले लिया। हर एक नेशनल लीडर जो भी बड़े-बड़े लीडर हैं, 2.5 ईयर्स अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया। मैं दिल्ली गया, हैदराबाद गया, मुंबई गया, बैंगलोर गया, वेरियस अलग-अलग पार्ट में, लखनऊ गया, देवबंद गया, अलग-अलग पार्ट पे मैं गया था। हाँ, जो भी जो जो जिससे भी मैं मिला, ये टॉप लेवल लीडर से ही मिला, क्योंकि मुझे एक मालूम मेरे यकीन मेरे दिमाग में था क्या कि अगर ये काम को इम्प्लीमेंट करना है तो मस्जिद लेवल पे कोई इंडिविजुअल जाके काम नहीं कर सकता, कोई एक इंडिविजुअल तंजीम जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक मस्जिद के सराउंडिंग में हर मसलक के लोग रहते हैं। ओके, कोई एक मसलक वाला भी शुरू कर लिया तो थोड़ा कुछ काम हो सकता है, लेकिन इफेक्टिवली ओवरऑल सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जो पर्सनल लॉ बोर्ड से रिप्लाई नहीं आया ना, उसके बाद में इंडिविजुअल जाके मिलना शुरू किया ना, इंडिविजुअल जाके ये लोगों को समझाने की कोशिश किया मैं। देखिए इसकी ज़रूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें मोर देन 95% लोग पॉजिटिव साइन ही दिए। उनसे भी मैं यही करा, जो भी मिल रहा था मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडर से मिल रहा था, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड हर तंजीम के लोग भी है ना, तो उनसे मिल के बोल रहा था। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता, आप लोग पर्सनल लॉ बोर्ड से ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसमें 50% लोग ऑलमोस्ट हाँ ये कर सकते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड से बोले, लेकिन थोड़ा लोग ये भी बोले मेरे पास, इम्तियाज़ एक्चुअली पर्सनल लॉ बोर्ड ओनली शरीयत को प्रिजर्व करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव वो है, बाई लॉ पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम इंतज़ार मत करो, तुम शुरुआत कर लो काम, वैसा बोले। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला टॉप लेवल, इवन मेरा लास्ट मीटिंग था वली रहमानी साहब से, जो
मौलाना मौलाना वली रहमानी साहब, जो उन्होंने उसका जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पीए ने मेरे पास जो अपॉइंटमेंट मैं लिया, उनको उन्होंने बोला, इम्तियाज़ तुम 5 मिनट में मीटिंग ख़त्म करना है बोल के। मैं बोला मैं 3 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया तो मुझे कुछ मत बोलना बोल के। लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट्स टाइम ले लिए। उन्होंने समझे इम्तियाज़ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन तुम काम कर लो, इंतज़ार मत करो। कौन तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता है उनको लेके काम आगे बढ़ाओ। ओके, तुम इंतज़ार, क्योंकि इसमें हम लोग पर्सनल लोग समझाते सब लोग, थोड़े लोग हाँ बोलेंगे, थोड़े ना बोलेंगे, फिर टाइम लगेगा। लेकिन ये वक़्त का बहुत ज़रूरत का चीज़ है, इमीडिएट तुम ये शुरुआत कर लो। ओके, सलमान नदवी साहब से एक बार मिला था मैं, तब उन्होंने बोला मेरे पास, तुम अभी तक शुरू नहीं किया है क्या? जल्दी शुरू करो, इंतज़ार मत करो। वैसे बोले, तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैं सब लीडरों से मैं मुलाकात किया था एक राउंड। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन वाले मेरे पास ये भी पूछे, ये हमको दे दो, हम लोग ये कर ले इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो लास्ट में मैं उनसे बोला, मुझे एक 6 महीना टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगा सबको एक प्लेटफ़ॉर्म में लेके आने के लिए। अगर नहीं हुआ तो मैं सबको भी उसका जो है आइडियाज़ प्लान कैसे कर सकते हैं, मैं डिटेल्ड में दे दूँगा, नो प्रॉब्लम है। लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि मस्जिद के सराउंडिंग में हर मसलक के लोग रहते हैं ना, और हर मसलक के लोग साथ आए तो काम करना आसान ही रहेगा। तो सब लोग एग्री कर दिए। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में बैंगलोर में इन्वाइट किए। आई वाज़ वेरी लेमैन वल्लाही अली, मैं कौन बोले किसे पता भी नहीं था। ओके, सारे इंडिया में वेरी कॉमन मैन, सिंपल लाइफ जी रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जब हमने इन्विटेशन सबको भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा, जो जिस दिन प्रोग्राम जो भी लीडर्स आए, जो एक प्लेटफ़ॉर्म में साथ में नहीं बैठ सकते, तो वो लोग उधर सब लोग आ गए थे, साथ में बैठ रहे थे, और अल्लाह सबको भेज दिया था। मुझे लगता है ये मेरा काम ही नहीं था, मैं बुलाने से नहीं है, अल्लाह सबको भेज दिया था। और उसी दिन उनके सब बहुत सारे बड़े-बड़े टॉप नेशनल लेवल का नंबर 1 लीडर्स है ये लोग। ये लोगों को सवाल क्वेश्चन्स थे उसके लेकर। किस-किस तरह के लीडर्स थे? कौन लोग थे ये? जमीयत उलमा हिंद के मौलाना तौकीर रज़ा खान थे, रहमान खान साहब थे, अलग-अलग बहुत से लोग थे। ओके। जितनी भी बड़ी जमातें हैं, हाँ, तंज़ीमें, उनके तंज़ीम उसके हेड्स। सब हेड्स, सेक्रेटरीज़ ऐसे लोग हुँ, आ गए थे। तो लेकिन जब अल्लाह सबको भेज, मुझे ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि मेरा बुलाने से पक्का ये नहीं हुआ रहेगा, ये अल्लाह ने सबको भेज दिया। और उस दिन बहुत सारे क्वेश्चन सवालात थे इनका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको मेरा जवाब मुँह में वो आने जैसा कर दिया, और उस स्पॉट पे लोग डिसीज़न लिए, यस हम ये करेंगे। तो एक्चुअल में उससे पहले उसका नाम मस्जिद 1 रखा था। ओके। लेकिन मस्जिद रखने से लेके इन्विटेशन किया गया, बुलाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड नाम से। ओके, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड का हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ऐसे एक सोच है, उसके एक डिस्कशन है, आ जाना चाहिए, हम सब लोग आ गए थे। ओके, तो उसमें क्या हुआ, उसी उसी डिसीजन उसको मस्जिद वन मूवमेंट नाम रखा गया। हुँ। उसी दिन डिसाइड किया, एक तहरीक बनाएंगे इसे, ये सारे इंडिया में होना चाहिए। तो मस्जिद इवन मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब भी ने उसको नाम रेफर किया, मूवमेंट ऐड कर लेंगे, तो वो एग्री हो गया। उसके साथ में जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का बदल, बोर्ड नहीं चाहिए, काउंसिल नाम रखेंगे बोल के आया। हुँ, कि बोर्ड ऑलरेडी पर्सनल लॉ बोर्ड है, कहीं पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमारे खिलाफ में और एक बढ़, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए रहेगा, और इसमें डेवलपमेंट के सिवा और कुछ भी काम नहीं, बात नहीं करेंगे हम इसमें। हुँ। ओके, डेवलपमेंट चैलेंजेस करंट फेस का, उसके बारे में हम लोग काम करेंगे, वही सोच के हम लोग इसको एस्टेब्लिश हो गया, डिसीजन भी हो गया। उसके बाद में सबको भी ये फॉर्मेशन होते सबको सिग्नेचर हुए, सब रजिस्ट्रेशन होने में तकरीबन 2019 हो गया। तो बेसिकली लोगों का एग्रीमेंट ये हुआ, जितनी भी बड़ी जमातों के हेड्स हैं या लोग ऐसे हैं जो पुराने सियासतदान रहे हैं इम्पोर्टेंट, या इस तरह के लोग हैं जिनका कोई इम्पैक्ट है मुस्लिम सिविल सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, या कुछ वज़न रखते हैं, उन लोगों ने एग्रीमेंट लिया कि मस्जिद एक एपिसेंटर बन सकता है जहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, और वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो सकता है कि लार्जर गेन हो। इस पे लोग मुत्तहिद थे। हाँ, उस पे मुत्तहिद थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें एक अब जब डिसेंट्रलाइज़ काम हो जाएगा ना, हुँ। इसका रिज़ल्ट बहुत आगे जाके बहुत आ तो जाएगा। क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स थे आईएमडीसी के? आईएमडीसी में किस-किस तरह के देखिए, इसमें तो मेन था ये जो डेवलपमेंट, मेन एक हुँ, सिंगल लाइन में अगर बोलेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब है? ओके, डेवलपमेंट से जो कंडीशंस हालात आज हम हैं। जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये वाज़ह किया कि जो मुसलमान हैं वो गुर्बत में हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके हालात अच्छे नहीं, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अलग-अलग जगहों में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो क्या ये सारी जो मुद्दे हैं, क्या ये एआईएमडीसी के स्कोप ऑफ वर्क में आते हैं? देखिए, जो साक्षर कमेटी रिपोर्ट में है,
वो एक इश्यूज़ क्या है बोल के हमको हमारा समझ में आया मोटा-मोटा लेवल पे। इट वाज़ समरी रिपोर्ट, वो समरी रिपोर्ट था ना। तो चैलेंजेस ग्राउंड पे, चैलेंजेस ऊपर नहीं ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड पे हमको उसको सॉल्यूशन लाने के लिए हमको उधर ही हमको कोशिश करना था। तो हम लोग वो डेवलपमेंट का इसके मुद्दे के वो जो पॉइंट आउट किया गया क्या-क्या है, उसको इम्प्लीमेंट उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एग्ज़ीक्यूशन ग्राउंड पे काम उतारना था। उसके लिए वही ऑब्जेक्ट रखे करें, इस पे अभी हम बातें करने को बंद करें, अभी हमको काम पे लग जाना है। वो काम हम इसमें शुरू किए। तो मस्जिद वन आज 2025 है, 2019 में काम शुरू हुआ, तो क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, क्या फेलियर्स हैं, क्या आपके रियलाइजेशंस हैं? ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, जब ये ज़मीन पे आपने बोला कि ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है, इश्यूज़ हम सब अब समझते हैं, जानते हैं और उनका एनालिसिस भी खूब हुआ है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है। तो जब मस्जिद वन की तहरीक को आप लेके आगे बढ़े और ज़मीन पे पहुँचे, तो आपको किस तरह के अचीवमेंट्स, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? और क्या आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि मस्जिद वन रिपोर्ट मूवमेंट ने क्या अचीव किया है? देखिए, जब मस्जिद मूवमेंट हम शुरू किए, चंद 3-4 महीने में सीएनआरसी का मुद्दा उठा, उधर बहुत ज़ोर से इधर चल रहा था। वो सीएनआरसी होते कोविड आ गया। कोविड में मैं पर्सनल इफ़ेक्ट हो गया था, तकरीबन 2 साल आई वाज़ 5-6 महीना आई वाज़ इन ऑक्सीजन। ओके, मैं मेरे लिए सेकंड लाइफ़ है। 18 दिन वेंटिलेटर में था। डॉक्टर भी बोल रहे थे, ये जिएगा नहीं, मरने वाला है। तो वो 2 अढ़ाई साल उसी में चला गया। हमको ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हुँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टोटल रीच आउट अभी एज़ ऑन टुडे, ओके, 5200 मस्जिद से भी ज़्यादा मस्जिदों का हम लोग रीच आउट किए सारे इंडिया हुँ, में। अलग-अलग रीजन पे। थोड़ी जगह में इंडिविजुअल मस्जिद को जाके समझाने की कोशिश करे। थोड़ी जगह में 50-100 मस्जिद, 150 मस्जिदों के साथ इकट्ठा करके उनके सामने बात रखे। थोड़ी जगह 500 मस्जिद वालों को बुला के भी कि उनके सामने बात रखे से भी है। वैसे ऑल टुगेदर टोटल एक 500 5200 मस्जिद से भी क्रॉस हो गया है इंशाल्लाह। हमारा प्लान है कि नेक्स्ट एक 25,000 मस्जिदों को रीच आउट हो गया है, तो बाद में ये काम अपने आप होते रहेगा, हमारा ज़रूरत ही नहीं रहेगा। हुँ, ओके? देखिए, एक कर्म करने का मतलब है था, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोकल लोग इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। हुँ, वो ज़माना चला गया, किधर का के लोग आके किधर का के लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के ला रहे हैं, चले गए। अगर मैं जीना चाहता हूँ, ज़िंदा रहना चाहता हूँ या खुशहाली से रहना चाहता हूँ, तो मैं खुद मेहनत करना पड़ेगा। हुँ, और मेहनत करना है तो यही एक मॉडल है। अब डिसीज़न अपना काम करने के लिए मस्जिद को सेंटर बनाओ, उसका सराउंडिंग एरिया में जितने भी मुस्लिम आबादी है, वो लोग इकट्ठा होकर अलग-अलग ग्रुप्स बनाओ, अलग-अलग जो चैलेंजेस आपके सामने रिपोर्ट आ गया है सर्वे करने के बाद, उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए अगले 4-5 साल दूसरा कोई काम आप करने की ज़रूरत नहीं। वो जो सर्वे रिपोर्ट आपको समझाएगा आप नेक्स्ट 4-5 साल क्या काम करना है, हुँ। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। और बाहर से लोग आएँगे, बाहर से थोड़ा आपको हैंड होल्ड कर लेंगे उतना ही। लेकिन बाहर से सपोर्ट मिला वो सब छोड़ दीजिए, कोई भी आगे जाके कोई किसी के सपोर्ट में आने वाला नहीं है। अपना ये नफ़्सी-नफ़्सी में बोल के लोग वैसे जीना वैसे का ज़माना आ रहा है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताइए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो जब ज़मीन पे किए गए, उनसे क्या अचीवमेंट हुआ और वो किस तरह मिसाल बन सकते हैं? जब आपने ज़िक्र किया कि 25,000 मस्जिद को भी रीच आउट करने की ज़रूरत है, तो क्या तो मिसालें मैं हैं? इससे पहले वो बात पे आ रहा हूँ जो चैलेंजेस क्या फेस हुँ, करना पड़े सब। देखिए, हम लोग ये बात जो मस्जिद और मूवमेंट के जो कॉन्सेप्ट, एक तो हमारा नेशनल कमिटी था जो सब मस्जिद कमिटी का ज़िम्मेदार थे सब लोग। इसको सब लोग सब ज़िम्मेदार अच्छा रोल प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन मौलाना महमूद मदनी साहब हो या मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब हो मौलाना तनवीर हाशमी साहब हो, असगर अली मेहदी सलेफ़ी साहब हो, ये सब लोग अच्छा अच्छा रोल प्ले किया है। जो इसमें शुरुआत कर रहे हैं मुझे मौलाना बैंगलोर से मौलाना शब्बीर नदवी साहब, उनका ये भी अच्छा रहा, मकसूद इमरान साहब का भी सपोर्ट अच्छा रहा। मौलाना तनवीर हाशमी साहब तो बहुत सपोर्ट किए थे। हुँ, ओके, ऐसे लोग सब अच्छे किए थे। लेकिन जब हम लोकल काम करने में भी हर मसलक के जो भी मसलक हो, 99% मौलाना उलमाज़ इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये अच्छा काम है, ये काम करना चाहिए। लेकिन चैलेंजेस हमको ये आने लगा, मस्जिद कमिटी वालों से चैलेंजेस आने शुरू हो गए। मस्जिद कमेटी में और मस्जिद के इमाम में क्या क्या डिफ़रेंस है? देखिए, मस्जिद कमिटी और मस्जिद इमाम में फ़र्क ये है कि मस्जिदों में सुप्रीम बॉडी कमिटी रहता है, इमाम नहीं। और कौन होते हैं उसमें लोग? मस्जिद के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़, वो कहाँ से वो उधर के लोकल? लोकल लोकल का कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो बिज़नेसमैन हो या ऐसा लोगों को लोग लेते हो कि मस्जिद को जो एक्सपेंस को मिटाने टेक केयर करने के लिए कोई तो चाहिए ना टीम।
तो उनसे आपको क्या चैलेंज फेस देखिए हुआ? चैलेंजेस फेस ये करना पड़ा। वो लोग जब हम लोग जाएंगे ना, जाने में वो लोग ऐसा फील होता है कहीं ये लोग हमको रिप्लेस करने तो नहीं आए, इनसिक्योरिटी फील होता है ना। तो हम लोग फर्स्ट अपना क्या काम अपनाते हैं, उनको सिक्योरिटी जोन में रख लेने की कोशिश करते हैं। हम उनसे कहते देखिए ये काम जो है हमारा सिर्फ आइडिया है, हम किसी को पैसा देते नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं। हम्म, ओके, 1 रुपये देते भी नहीं, 1 रुपये लेते नहीं। हमारे प्लानिंग सोचिए ये सब है, हम आपको आइडिया देंगे और आप लोग आपका मस्जिद के नाम पे करना है, आप लोग मस्जिद वन मूवमेंट के नाम पे नहीं करना है। हम स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं, फिर भी थोड़ा लोग कर लेते हैं, लेकिन हम इनसे कहते हैं आप मस्जिद मूवमेंट के नाम पे नहीं करना, आपका मस्जिद के नाम पे करना है। आपकी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं है सेल्फ उसमें। ब्रांडिंग हमारे मस्जिद मूवमेंट के नहीं। देखिए मस्जिद मूवमेंट एक मूवमेंट है, एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेम्पररी है। मस्जिद इज ए परमानेंट। हम्म, देखिए ये मुल्क में आपको 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, 150 साल पुराने तंजीमें नहीं मिलेंगे आपको, है ना, लेकिन 1000 साल पुराने मस्जिदें मिलेंगी। तंजीम में सब कुछ क्या है, एक टेम्पररी है। मस्जिद वन मूवमेंट एक टेम्पररी है। कल हर एक तंजीम बनता है हालात के ज़रूरत के मुताबिक, और हालात बदलते रहते, तंजीमें बनते रहते, तंजीमें बिगड़ते भी रहते, तंजीमें बंद भी होता है। तो हम लोग तंजीम का आदमी ना बने, हम लोग दीन का आदमी बने। इस्लाम इज़ अ परमानेंट, ऑल एनजीओज आर टेम्पररी। और सब तंजीमें जो है वो टेम्पररी, ओनली इस्लाम इज़ परमानेंट। ऐसे ही ओनली मस्जिद इज़ अ परमानेंट, मस्जिद वन मूवमेंट इज़ ए टेम्पररी। इसलिए हम लोग मस्जिद से बोलते हैं मस्जिद, आप मस्जिद के नाम पे ही काम करना है। तो वो लोग थोड़ा सिक्योरिटी जोन पे आ जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, तो बाद में काम करने थोड़े थोड़े शुरू कर लेते हैं। और एक चैलेंज से हुआ, मस्जिद वालों को काम करने के लिए दिल रहता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं रहते। जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो टैलेंटेड, वो काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना, टैलेंट। जो इसमें जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, मनी होता है, कैपिटल भी फिर भी वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मैन पावर है ना वो ट्रेन नहीं रहता, स्किल्ड ट्रेन मैन पावर। स्किल मैन पावर नहीं रहते। वो बड़ा चैलेंजेस है। वो चाहे वो है हमारे नौजवानों में, और नौजवान और मस्जिद का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मस्जिद कमेटी, मस्जिद के जो ही कामों में नौजवानों को ये कमेटी वाले इस्तेमाल ही नहीं करते। तो उनको हम लोग उनको उनको ये बोलते हैं आप लोग 3-4 सब कमिटीज़ बना लीजिए। जब सर्वे करेंगे आप अलग अलग लेवल पे आपको चैलेंजेस सामने आ जाता है ना, तब एक हेल्थ एंड हाइजीनिक के लिए, एक चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, एक एजुकेशन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, और एक औरतों का एक सब कमेटी बना लीजिए। वो लोग अपना एरिया में अपना फोकस करके सिर्फ अपना एरिया के लिए काम करेंगे ये फील्ड पे। और काबिलियत के लोग उधर वो मोहल्ले में रहते भी है, कोई ना कोई रहते ही है ना। हम लोग उनको एंगेज नहीं करते, एंगेज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके एंगेज करे तो हम लोग डर जाते कहीं कल वो कमेटी के अंदर आ जाएगा बोल के। तो उसके लिए हम लोग उनको मैसेज पहुंचाते हैं, आप लोग उनको लेके काम कीजिए, आप भी खुशी इसमें रहेंगे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे, ताकि मिलजुल के हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा काम नहीं है चंद लोग काम करेंगे बाकी सब लोग उसको फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको सब मेहनत करना पड़ेगा। ये जो भी काम किए हैं हम लोग बोल के नहीं, ये जो भी ये मैसूर में हो, होसुर में हो, या बीदर में हो, या नागपुर में हो, या झारखंड में भी हो, हैदराबाद में जिधर भी हो, सिकंदराबाद में हो, जिधर भी हो, जो भी काम हुआ उधर का लोकल लोग ही काम किए, लोकल मस्जिद वाले मिलके ही काम किए। इसमें मस्जिदन मूवमेंट हम लोग खुद इन्वॉल्व होकर कोई काम नहीं किए। हमारा सिर्फ आइडिया प्लानिंग स्टार्ट ये था, क्या काम कर सकते, कैसे करना है सब बोल के, उतने उसके सिवा हम लोग दूसरा कोई काम हम लोग इसमें किए ही नहीं है। ओके, सब जो भी काम है लोकल लोग ही, उधर का लोग ही, उनका ही पैसा वही लोग इकट्ठा करे, वही लोग काम करे। हम लोग किसी को 1 रुपये दिया नहीं, किसी से 1 रुपये लाया भी नहीं है। कुछ अगर सक्सेसेस आप बताएं, कुछ आप लर्निंग बताएं कि किस तरह से मूवमेंट में ये सोचा गया था ये काम इस तरह से होगा, क्या एक मस्जिद के लेवल पे हुआ, ज़्यादा मस्जिद को जोड़ना पड़ा, कुछ इस तरह के कुछ रिविजन्स हुए, उनसे देखिए क्या हमारे अचीवमेंट इसमें हुआ? अभी तक इवन दो इतना सब काम होने के बाद में भी मुझे लगता है मैं तो ये तो सक्सेस तो मैं मैं नहीं मानता है इसे। इसमें फिर भी ज़्यादा इफेक्टिव काम होना चाहिए था, क्योंकि लोगों को देखते रहते हैं, और हमने कम्युनिटी और एक बड़ा चैलेंज जैसे लोग कमिट करके चले जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं रहता है। हम लोग व्हाट्सएप में फॉरवर्ड चाहते सुबह से रात तक फॉरवर्ड करते रहेंगे, लेकिन आधा घंटे हम लोग आगे फील्ड में काम करने के लिए जो लोग पसंद नहीं कमिट कर देते हैं रिसोर्सेज, मनी, मैन पावर, लेकिन फिर बाद में वो गायब हो गायब हो जाते हैं। जाते हैं। ओके, ये अक्सर देखा जाता है हाँ, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
एक एक बार क्या उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है, लोग क्या है वो लोग कमिट करते हैं ना, हम लोग उसके विश्वास में रहते हैं, हाँ, ये लोग कमिट किए अब ये काम हो जाएगा। उसके देर में हम लोग उसके प्रिपरेशन में रहते हैं, दूसरे काम को तो साइड लाइन करते हैं। ये बंदा नहीं आते, इनको एक दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने इंतजार करते हैं, बाद में वो टाइम जो जरूरत का टाइम निकल जाता हाथ से। बाद में वो बंदा 6 महीने के बाद में आके हमसे पूछेगा, ये उस दिन आप ये बोले थे ना, अभी क्या काम हुआ मुझे थोड़ा बोलो बोल के। वो बंदा 1 मिनट का टाइम नहीं दिया, 1 रुपये कंट्रीब्यूट नहीं किया, ओके, वो 6 महीने के बाद में आके पूछेगा उस दिन बोले थे ना क्या काम किया, बोल अकाउंटेबिलिटी लेने आएंगे वो लोग, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ऐसा हमको वो भी बहुत देखना पड़ा। ओके, इवन दो वेल एक्सेप्टेड एक कॉन्सेप्ट प्लान था ये प्लान जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोला ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई टॉप लीडर हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत पॉलिटिशियन से मिला हूँ मैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन से मिला हूँ मैं, सब लोगों ने दिस कैन बी सोल्यूशन वही बोला, 99% लोग वही बोला। ओके, लेकिन आगे बढ़ के इन्वॉल्व नहीं होता है। आपकी वेबसाइट में देख रहा था, उसमें एक मस्जिद मॉडल है, क्लस्टर मस्जिद मॉडल है, उस हवाले से आप कुछ देखिए बताइए। इसमें क्या है, एक तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इंडिविजुअल मस्जिद लेवल का काम है जो 40 एक्टिविटीज़ है, और थोड़ा काम ऐसा है एक ही मस्जिद वाले नहीं कर सकते। ओके, वो काम मस्जिद क्लस्टर, हम लोग क्या करते हैं 5-5, 10-10, 15-15 मस्जिदों को एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के एक वो मस्जिद वाले एक एक प्रोजेक्ट को टेकअप कर। जैसे मैं इससे पहले भी बहुत सारा जगह में जिक्र किया हूँ, मैसूर में एक हॉस्पिटल बनाया गया 10 मस्जिद वाले मिलके, अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 6 महीने में नो प्रॉफिट नो ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। ये कोविड होते ही वो बन गया था, कोविड के टाइम पे। कितना बड़ा हॉस्पिटल है वो? एक 50 बेड का हॉस्पिटल है। ओके, 50 बेड का हॉस्पिटल है। उसका बाद में एक सालाना मोर देन नियरली 50,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है उधर, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है। नेक्स्ट उसके बाद में एक डायलिसिस सेंटर ओपन किए। तो आप कह रहे हैं कि एक लोकेलिटी की 10 मस्जिदों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कोविड के दौरान कि एक अस्पताल बनाया जाए, और वो अस्पताल 50 बेड का अस्पताल है जिसमें इलाज भी होता है और वो उसकी फीस भी ज़्यादा नहीं होती और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। यस, तो आपका उसमें क्या कहना है होता है, कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे इस डिसेंट्रल लेवल पे नहीं, अचीव किया जा सकता ना है, इसमें खूबी अस्पताल भी बनाए जा सकते हाँ, हैं। अस्पताल स्कूल बहुत सारी चीज़ बना। देखिए उसमें ये क्या हुआ, उसमें जब ये किया क्लस्टर में, उसमें जो मस्जिद वाले ने महीने के 4 जुमा के इसमें 1 जुमा के चंदा का कलेक्शन पैसा हॉस्पिटल देना शुरू कर दी, हॉस्पिटल के काम के लिए। और उस दिन उधर अनाउंसमेंट भी हो रहा था, ये मस्जिद की ज़रूरत है तो थोड़ा बेड दिए, थोड़ा लोग ऑक्सीजन दिए, थोड़ा लोग अलग अलग फलाना चीज़ डोनेट कर लिए एक एक मस्जिद वाले। और हर महीना पहले जुमा का दिन खुतबा होते ही वो हॉस्पिटल का रिपोर्ट रखा जाता है, ये महीने में कितना कलेक्शन हुआ, क्या हुआ, कितने पेशेंट है, कितना ट्रीटमेंट हुआ, कितना पैसा है, कितना पैसा खर्चा हुआ। तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखने लगा, ये अच्छा मॉडल है, तो लोग ज़्यादा देना शुरू करते। उसके बाद में और एक 10 मस्जिद वाले मिलके एक डायलिसिस सेंटर ओपन किए। अच्छा, हाँ, डायलिसिस मस्जिदों से अलग। हाँ, ये अलग 10 मस्जिद है। उन्होंने क्या किए, उसमें 400 रुपये में डायलिसिस करते हैं हमेशा। एक्चुअली डायलिसिस के लिए 1,400 1,500 रुपये होता है, ये 400 रुपये में डायलिसिस, दैट इज ऑल विद पिक एंड ड्रॉप। अच्छा, उनका पिक एंड ड्रॉप है, तो लोगों को मंथली रेशन भी दिया जाता है। ये भी क्या करते हैं, 400 रुपये पेशेंट से दिया जाता है, 500 रुपया मस्जिद देते हैं, एक एक पेज के ऊपर डोनर रहते हैं ना, वो लोग देते हैं। इवन थोड़ा जो शादी महल वाले एक एक शादी के ऊपर थोड़ा पैसा डायलिसिस इसके लिए दे देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों से बोल के वो लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो है। और तीसरा और एक हॉस्पिटल भी शुरू हो गया, एक और हॉस्पिटल और एक कहाँ पे? वो मैसूर में, दैट इज और एक उसमें मैटरनिटी की फोकस है। उसमें फोकस है कि ओनली लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट हर मैनेज बाय लेडीज ओनली। और एक थोड़ा मैं परसों पिछले हफ्ता एक मीटिंग हुआ, और एक 35 मस्जिद वाला मिलके एक स्कूल कॉलेज खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं एक लैंड पे, और एक 35 मस्जिद वाला आ गया पिछले हफ्ते। वैसे और एक होसूर में एक स्कूल था, एक स्कूल बंद होने वाला था। ओके, 25 साल पहले उसमें तकरीबन 480 बच्चे थे तकरीबन, वो करते करते 100+ बच्चे हो गए थे, स्कूल बंद होने वाला था। उसका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, DC, उन्होंने एक बार उधर विजिट किया था एक प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने बोला अगर बचाना तो बचा लीजिए, मुझे ऑलरेडी लेटर आ चुका है। वो गवर्नमेंट स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल था, 2 एकड़ लैंड है, तकरीबन 100 करोड़ रुपीज़ वर्थ का प्रॉपर्टी था, वो मेन प्लेस पे था। अगर ये स्कूल को बचाना है तो बचा लीजिए,
नहीं तो मैं ये स्कूल ऑलरेडी स्कूल को शिफ्ट करके ये जगह हमको गवर्नमेंट के लिए चाहिए, उधर गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाना है, बचा है ना तो बचा लीजिए। तो हमारे जो साथी लोग अब्दुल बारी है लोग सब लोग उन्होंने क्या किया, उधर लोकल हम्म 7 मस्जिद वालों को बुला के उनसे कहा अब ये स्कूल का हालत है, डीसीआई से बोला है बचाना तो क्या करें, बचाना तो बचाना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो डिसीजन बचाना है, तो बचाना तो क्या करना है, बचाना है तो इधर क्वालिटी एजुकेशन हम्म का क्वालिटी बढ़ाना है। तो एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाना तो क्या करना है, क्वालिटी टीचर्स की ज़रूरत है। तो हम्म क्वालिटी टीचर्स के लेना तो क्या करना है, क्वालिटी पेमेंट देना है। हम्म तो पेमेंट देने क्या करे, हर मस्जिद वाले एक एक टीचर को स्पॉन्सर करें, हम्म एक एक टीचर का सैलरी का पैसा एक एक मस्जिद वाले हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए। 6 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में वो रीजन का नंबर 1 स्कूल बन गया। जो 1.5 साल में जो 100+ बच्चे थे वो तकरीबन 500 बच्चे के नज़दीक आ गए। अब जब हम स्कूलों का सब बात ज़िक्र किया, अब इसमें तकरीबन देखिए 10 करोड़ रुपए में एक स्कूल बन सकता है ना? वही 10 करोड़ रुपए में अगर ये मॉडल पे काम करेंगे तो कम से कम एक 50 स्कूल बन सकता है। एक तरफ 10 करोड़ रुपया 500 बच्चे, और एक तरफ 10 करोड़ रुपया 25,000 बच्चे, इनको एजुकेशन मिल जाएगा। तो हमको चूज़ करना है कम्युनिटी आज कौन सा लेवल पे है। तो देखिए प्राइवेट स्कूल तो चलते ही रहेगा ही, कितने भी आप फीस रखे, कितने भी क्वालिटी 1 लाख फीस रखे, 2 लाख फीस रखे, या कि वो हम बहुत सारे 10 करोड़ या 25 करोड़ रुपए डाल के भी स्कूल चला सकते हैं, वो प्राइवेट इसमें हो जाएगा। जब चैरिटी एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, करने का टाइम पे अगर चैरिटीज़ में काम कर रहे हैं तो मुल्क में बहुत सारे जगहों में स्कूलों की ज़रूरत है, और एजुकेशन सबको भी अच्छा मिलना चाहिए। जैसे मैं होसुर का दिया, देखिए वो स्कूल होसुर 1.5 साल में नंबर 1 स्कूल कैसे बन गया, इसके लिए कि सब लोग लोकल लेवल पे इन्वॉल्व हो गए काम पे। तो हमको डिसाइड करना है, हम लोग इमोशन में आके हमेशा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इंडिया में क्या होता है, इमोशंस के ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं। कभी भी दिल और दिमाग के साथ में हम लोग बहुत थोड़ा कम एक्शन काम करते हैं। तो हम मेरी गुजारिश है हम लोग सब लोग अगर दिल और दिमाग डाल के काम करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नो ज़्यादा पैसे डाले बगैर काम हो सकता है। देखिए हमारा ही एग्जांपल दीजिए, हम तो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा टोटल ये 5 साल में हमारा मस्जिद और मूवमेंट ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का एक्सपेंसेस मैक्सिमम 70 लाख रुपीज़ है, 70 लाख रुपये से ज़्यादा ये 5 साल। उसमें हम लोग 3-4 बड़ा लेवल का कॉन्फ्रेंस किए, समिट किए, और एक्सपो किए हैं, प्लस 5,200 मस्जिदों को रीच आउट होने का प्रोग्राम कर दिए। ये सब हो गया। तो छोटा पैसे में बहुत बड़ा काम हो सकता है। ओनली दिल क्या है, हमको दिल और दिमाग की इस्तेमाल करना है, और हमको दिल रहना चाहिए। हम लोग छोटा इसमें भी बहुत इम्पैक्टफुल काम कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक इंटरेस्टिंग बात आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो कल्चर है नेशन में, कम्युनिटी में, वो बड़े बड़े स्कूल बहुत महंगे महंगे पैसों पे बनाने का है, जो भी एक मॉडल हो सकता है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो इतनी हाशिए पे है, इतनी गरीब है कि आज की डेट में अगर अगर आप 8-10 करोड़ रुपए एक स्कूल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आपको अगर 1,000 स्कूलों की ज़रूरत है तो आप 10,000 करोड़ का बजट आपको चाहिए, और बल्कि हमें 1,000 नहीं 5,000 स्कूलों की ज़रूरत है। तो वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर गली मोहल्ले नुक्के पे एक स्कूल है जो किसी वजह से चल नहीं पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन इसलिए इम्पार्ट नहीं हो पाती क्योंकि लोग शुरुआत में एक्साइट होकर पैसा इकट्ठा करके एक इमारत खड़ी कर लेते हैं, किसी ने ज़मीन डोनेट कर दी, लेकिन फिर उसका ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं बन पाता है। तो ये जो मस्जिद के लेवल पे आप बता रहे हैं कि लोग, कि भाई किस तरह से एक एक सैलरी देना। टीचर को अपॉइंट करने से फ़ायदा क्या हुआ, जो 2 साल पहले जो रिजल्ट आया ना 10th एंड 12th का, सारा एजुकेशन ब्लॉक पे वो स्कूल नंबर 1 स्कूल बन गया। अच्छा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो स्कूल को सारा तमिलनाडु के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल के वो एक मॉडल स्कूल उसको बना रहा है। ओके, इसरो के एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने वो स्कूल को ये देख के उन्होंने बोले मेरे ज़िंदगी में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल इतने लेवल अच्छा लेवल का है बोल के। क्योंकि देखिए उसमें नीट कोचिंग दिया जाए, रोबोटिक लैब्स क्या है, स्टेम लैब्स है, और अच्छा वर्ल्ड क्लास लेवल का लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी की एंगेजमेंट की वजह से हाँ, हो रही कम्युनिटी हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो मस्जिद वाले एनजीओ सब ये सब, इवन उधर के लोकल औरतें, जो मालदार औरतें है ना, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आधा दिन उधर जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। घर से खाना पका के लेके जाके बच्चों को खिलाते। थोड़ा बच्चे लड़की बच्चे अपना घर के
प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर तो लेते हैं। एक इकोसिस्टम बन एक गया। इकोसिस्टम हर फुल सम कम्युनिटी इन्वॉल्व होकर काम करने में क्या रिजल्ट निकलता है आप उधर देख देख सकते सकते हैं। हैं। ओके, वैसे और एक काम हुआ बीदर में। हुँ। बीदर में शाहीन के अब्दुल कादिर साहब ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग पहले बार मस्जिद वन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाद में उधर वैसे जैसे मैसूर में हम लोग एमएम मैसूर मसाजिद एसोसिएशन हॉस्पिटल बोल के नाम दिए और एक इसके लिए डायलिसिस सेंटर के लिए मस्जिद वन उलमा मैसूर डायलिसिस सेंटर बोल के नाम दिए। वैसे और एक मस्जिद वन एंड उलमा कर्नाटका और एक हॉस्पिटल बनाया है। वैसे अलग अलग नाम पे अलग ऐसे बीदर में बीदर बेटरमेंट कमेटी अलग अलग जगह में आपको अलग अलग मॉडल दिखेगा। जो आप जो बोल रहे थे कि भाई हाइपर लोकलाइज टेलर्ड हाँ सॉल्यूशंस, जिस जगह की जो ज़रूरत हो आपको सर्वे करके देख के समझ के बात करके अंदाज़ा हुआ यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत है, यहाँ लोकल लेवल पे ज़कात को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कोचिंग सेंटर्स चलाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। आपकी जो मैं देख रहा था जो काम की फ़हरिस्त है AIMDC की, उसमें और भी मस्जिद वन के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप लोगों ने अलग-अलग टाइम पे फाउंड की। ईमान है, आईमास है, हुनर अकेडमी है, ये सब क्या हैं? इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपने एक जगह बोला कि भई अभी पिछले ही कम्युनिकेशन में कि भई जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उसका चैलेंज बड़ा महसूस हो रहा था। तो ये जो आपकी लर्निंग्स हैं और आपने अभी अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे जो कलेक्टिव मस्जिद मॉडल है, क्लस्टर मस्जिद मॉडल है, उसमें एनजीओज़ भी आके इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो एनजीओज़ पहले एक एनजीओ के प्रोसेस के थ्रू काम कर रही थी, वो मस्जिद कमेटी से जुड़ रही हैं, तो उनका एक एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनका एक एंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो क्या ऐसी इनिशिएटिव्स और लिए गए जिसने इस मस्जिद वन मूवमेंट को नहीं सिर्फ AIMDC का एक जो लार्जर फ्रेमवर्क है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी? क्या-क्या ऐसे इनिशिएटिव्स और हैं? देखिए उसके बाद में हम लोग वो एक देखिए हम लोग एक काम करते हैं मैं आपको बोला ह्यूमन रिसोर्स का बहुत क्राइसिस है। तो हमने उसमें क्या किया इसलिए ये टैलेंट एनजीओ के पास है। एनजीओ में ज़्यादा नौजवान लोग मिलके अपना एक ट्रस्ट बना के काम करते रहते हैं, जो अलग सोचने वाले रहते हैं, वैसे लोग मिलके काम कर रहे होंगे। तो हम लोग उनके एक 2 बार हम लोग उनका एक समिट बनाए, 2-2 दिन कॉन्फ्रेंस बनाए थे। उसमें तकरीबन 400 प्लस एनजीओज़ हमारा नेटवर्क इसमें थे ऑल ओवर इंडिया से। उसमें हम लोग इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ एनजीओज़ नाम पे उसका एक फेडरेशन का नाम दे के हम ये कर रहे थे। उसका मेन इरादा था वही है कि ये जो लोकल लेवल जो सपोर्ट ज़रूरत है मस्जिदों के लिए, हम लोग ये एनजीओज़ के थ्रू से उनको मिलने जैसा कोशिश करेंगे। वो हमारा मेन इंटेंशन वही था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हमको देखना मिला। ओके, उसका वैसे ही आईमस इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स, जो पीएचडी स्कॉलर्स एंड साइंटिस्टों को उनको एक गैदर करके हम लोग कोशिश किए थे, क्योंकि साइंटिफिकल टेम्परामेंट कम्युनिटी में बढ़ाने के लिए ऐसा एक मूवमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए वो एक कोशिश किए थे। उसके बाद में लारिबा चैम्बर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बिना सूदी इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस के लिए जो आजकल बहुत सारा इस्लाम का नाम पे पैसा इकट्ठा करके भाग जा रहे हैं, तो उसको उसका अवेयरनेस भी होना है और हर जगह में ये सिस्टम के कैसे हमको शुरुआत करवा सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश किया जा रहा था। उसके लिए एक बनाए हम लोग। और हुनर अकादमी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, बहुत सारी जगह में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हम लोग एस्टैब्लिश करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जो रीजनल लेवल जो हुनर का किस हुनर तरह के के लोग रहते हैं, स्किल्स? तो उसमें आईटी के रिलेटेड से लेके इवन कपड़े से टेलरिंग का लेकर डिजिटल मार्केटिंग अलग वेरियस लेवल का ट्रेनिंग सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट के लोग उसके बाद में जाके अपॉइंटमेंट तो लोगों को ऑलरेडी कितने के लोग बैच हो गया, ऑलरेडी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया उनको, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वेरियस लेवल पे काम किया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको देखने मिला। किस तरह के चैलेंजेस? फ्रैंकली टेलिंग, टैलेंट ये सेकंड जनरेशन के पास है कि सेकंड जनरेशन के पास हमारे कम्युनिटी में हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स जो है, जो बड़े बड़े तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के सब पुराना 25 30 35 100 साल से सब चल रहा है उसका ऐसे उधर अच्छा लोग है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उधर थोड़ा टैलेंटेड लोगों के जो हटके सोचने वालों को लोगों को थोड़ा कमियाँ हैं। ट्रेडिशनल तरीके से आप बोल रहे हैं जो चीज़ें चली आ रही हैं और उनका एक जो मिजाज है या तरीका है काम करने का,
बावजूद इसके कि सिंसेरिटी है, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम अंजाम देने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है, जिन स्किल्स की ज़रूरत है, जिन मेथड्स की ज़रूरत है, वो अक्सर उनमें ट्रेनिंग नहीं होती। नहीं, वो नहीं होता है। उनके पास वो टैलेंट, क्योंकि शायद मुझे वो स्टीरियोटाइप क्या कि मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग उधर जाना भी नहीं, जिसके पास टैलेंट है वो लोग उधर जाना भी पसंद नहीं करते। मतलब ये जो सेकंड यंग जनरेशन है, जो नया टैलेंट लेकर आ रही है, हाँ, वो ये पसंद नहीं करती है कि जो पुरानी तंजीमें हैं, उनके तहरीकें साथ हैं, उनके जुड़ना साथ नहीं जुड़ें। चाहते, उनके साथ मिलके काम करना पसंद नहीं करते, हुँ, उनका बारे में नेगेटिव हुँ, कमेंट पास करते हैं लोग। हुँ, देखिए, उनका ही अलग चैलेंजेस है। हुँ, वो लोग 100 सालों से या 50 सालों से 25 सालों से ऑर्गेनाइज़ चला रहा है, हुँ, उनका ही अलग चैलेंजेस है, वो इनको पता नहीं रहता है। हुँ, ये हुँ, लोग अपने सोच में पड़े रहते हैं हुँ। और वो इनके सोच के जैसे वो चलना बोल के वो लोग उम्मीद जो उम्मीद आपने रखते हैं। पहले बोला कि डिस्कनेक्टेड यूथ, वो डिस्कनेक्टेड यूथ मस्जिद के लेवल पे भी है और आपकी लीडरशिप के लेवल पे भी है, कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, ये जो सेकंड लेवल लीडर, देखिए ये जो मैं इधर 2 लेवल पे बात करूँ। एक तो हुँ, फर्स्ट लेवल लीडरशिप, जो हुँ, बड़े-बड़े तंज़ीम इसके सब लीडर्स हैं, हुँ, टॉप लेवल पे ऑलरेडी अचीव्ड। हुँ, और सेकंड लेवल लीडर्स है ये जो एनजीओ ये सब हुँ, ये है ना ये लोग। देखिए, फर्स्ट लेवल लीडरशिप सेकंड लेवल लीडरशिप बड़ा क्राइसिस या बड़ा चैलेंजेस, बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? एक फर्स्ट लेवल लीडर में उनके पास टैलेंट के लोगों का कमी है, हुँ, लेकिन सेकंड लेवल लोगों के पास टैलेंट है, लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं है। लेकिन ये सब के सब ना, मैं सबके सब नहीं बोलूँगा, अबोव 90% लोग सेल्फ सेंट्रिक है, हुँ। अपना नाम के इस पे काम करना चाहते हैं। हुँ, बल्कि पूरा वो एक कल्चर है, मैं तो क्योंकि उस जनरेशन से आता हूँ, सोशल मीडिया पे आप किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, आप फ़ोटो किस तरह खिंचवाते हैं, आप अगर किसी के लिए एड का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ उसके आप इतना फ़ोटो फ़ोटो आता खिंचवा रहे हैं। बल्कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ है। इस्लाम में ये भी है कि भई मिसालें कि एक हाथ से दो, तो दूसरे हाथ को पता ना चले। चैरिटी, क्योंकि आप चैरिटी जब बहुत पब्लिकली करते हो, तो जिसके साथ आपने चैरिटी की है, वो कहीं न कहीं अपने आप को आपसे नीचे देखिए, देखने लगता है। ये जो काम आप ये ज़िक्र किया ना, इट्स अ फैंटास्टिक ये है। अगर मैं हुँ, अगर कल मस्जिद एंड मूवमेंट का काम से मैं काम करने को रुका के पीछे हटूँगा तो दैट विल बी दिस रीज़न। हुँ, क्योंकि लोग इतना सोशल मीडिया में छोटे-छोटे काम करके भी है ना, उसका हाइप इतना प्रेज़ेंट करते हैं सामने हुँ, लोगों का, और उसके वजह से क्या कर रहा है, हो रहा है, दूसरे लोग हमसे पूछ रहे थे, तुम लोग क्या काम, हम लोग वो टम-टम मारते बैठना पसंद नहीं करते, ओके। हुँ, लेकिन मजबूरन थोड़ी जगह में करना पड़ता है। हुँ, तभी वो करने में हमको दिल है होता है, क्या ये करने की ज़रूरत है क्या? हुँ, लोगों को दिखाने वास्ते काम करना है क्या? जी, देखिए, इसमें देखिए और एक क्या है, हमको ये जो सेकंड लेवल लीडरशिप हुँ, है, हम मैं कितने के लोगों से मिला हूँ। हुँ, उसमें हमको थोड़े लोग ऐसे भी मिले हैं, हुँ, जो हमारा ही आइडिया, हमारे प्लान जो हम लोग मीटिंग में हम डिस्कशन करते हुँ, हैं ना, हुँ, हुँ, मैं अब बात करके हुँ, हुँ, बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करते हैं। हुँ। मैं उनसे ऐसे बहुत सारे लोग वो इमीडिएट अपना ही नाम पे काम शुरू कर लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और नहीं, डिसेंसी, काम करने का वो वो कोई मसला नहीं, मिज़ाज वो ही नहीं है। कोई ये नहीं है, हुँ, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चाहिए भी नहीं। हुँ, लेकिन क्या है, हम लोग ये क्यों, देखिए जब कलेक्टिवली काम करें, कोलैबोरेटिव मॉडल पे हम लोग काम करेंगे ना, हुँ, कोलैबोरेशन के साथ पे काम इफेक्टिवली हो जाता है, हुँ, हुँ, बड़े लॉन्ग रन तक वो चल जाता है। हुँ। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होता है, जैसे मैं इस तरह मिसाल दूँ अगर कि आपने किसी को काम किया, उसने अपना शुरू कर दिया, अब उसको एक ऐसी टीम चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो इस तरीके से कि भई इसकी एफिशिएंसी कैसे होगी, इसकी अब वो आइडिएशन में कलेक्टिव डुप्लीकेटेड रिसोर्सेज़ लग रही हैं हाँ, और वो काम एग्ज़ीक्यूशन में एक्चुअली वो रिसोर्सेज़ लगनी चाहिए थी और एक एक ऐसी टीम हो सकती थी कि जो मूव करके लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ सकती थी। और एक ट्रेजेडी क्या है मालूम? हुँ, देखिए, वो लोग उतना ही काम किए जितना काम हम लोग उनसे कहे, कहे। तो उससे उसका इनोवेशन नहीं है। आगे-पीछे उनको मालूम नहीं। हाँ, कि वही कि हम वो चीज़ उनसे हाँ, बोले नहीं। ओके, जी। तो वो लोग वो क्या कर रहे हैं, उनको उनको देखिए, उनको बिग पिक्चर मालूम नहीं है ना। हुँ, उनको हम जितने बोलते हैं, वो इमीडिएट अपना पिक कर ले, अपना नाम पे करना शुरू करते हैं कि हमको काम करने में मसला नहीं है। हुँ, लेकिन क्या है, जो काम जब हम सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज था। हुँ, हमको दिला ये लोगों को, नौजवानों को देख के हमको ऐसा लगा, ए रियली हुँ, ये लोग सब मिलके हम लोग काम करेंगे तो सब लोग मिलके काम करें, काम अच्छा हो जाएगा। देखिए, हम अपने आप को पीछे रख के काम करने पसंद करते हैं। हुँ, लोग सबको भी हम ये करने में ना, लेकिन उधर ऐसा एहसास हुआ हमको, रियली सब लोग अपना-अपना आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं। हुँ। ओके, तो एक होता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी को के सैक्रिफाइस बरकरार करना कोई रखना, भी एक नहीं रख सकता, वो नहीं ले, लेकिन देखिए, ये काम जो है ना, जो हम काम करने निकले हैं, ये सैक्रिफाइस को एक्सपेक्ट करता है। ओके, सैक्रिफाइस क्या, फर्स्ट सैक्रिफाइस क्या कर रहा है? अपना पहचान को फर्स्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हुँ,
अगर अल्लाह को हम लोग राज़ी करना, अल्लाह के वास्ते रियली हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग हमारा माल, वक़्त, जान सब लगाना पड़ेगा। उसके साथ हमारा आइडेंटिटी भी है ना, वो भी सैक्रिफ़ाइस करना लाज़िम तो नहीं है, लेकिन उसके लिए रेडी रहना चाहिए। बड़ा काम होना तो ही है ना। देखिए आप हर एक आदमी आइडेंटिटी भी या देखिए, एस्पिरेशंस। छोटा आप ये सोचिए अली भाई, इस्लाम पहले एक ही था, शिया सुन्नी बन गया, है ना? शिया में बहुत सारे ग्रुप बन गया, सुन्नी में शाफी, हनफी, हम्बली, मालिकी बन गया, हनफी में बरेली, देवबंद बन गया। ओके, अभी नया ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे एनजीओज बन रहा है, कोई किसी का नहीं सुनता, एक एनजीओ वाला दूसरा का नहीं सुनता, एक दूसरे से मिलकर काम करना पसंद नहीं करता। हम लोग इतना माइक्रो लेवल पे डिवाइड हो गया है, ओके, माइक्रो लेवल पे। तो हमको वो सोचने में ऐसा परेशानी होता है कि एक बार को ये हालत बदल ही नहीं सकता होता। इमाम मेहदी आने तक ये हालत बदल ही नहीं सकता, वैसा मुझे होता है, वैसा वो एक बार मायूस से होता, क्योंकि वो लेवल पे चैलेंजेस है कम्युनिटी में, स्पेशली जो सेकंड लेवल लीडर्स है ना, मुझे फर्स्ट लेवल से भी सेकंड लेवल लीडर्स बहुत डेंजर लगता है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये लोग हम काम करते हैं बोल के देख के ना दूसरे लोग साइलेंट हो जा, वो लोग काम कर रहे हैं ना बोल के, हालांकि हर एक आदमी काम करना था। मस्जिद वन के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी एक पूरी की पूरी फ्रेमवर्क है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या मुसलमानों से होने वाला फ़ायदा है मुल्क को और दूसरी कम्युनिटीज़ को, वो किस तरह से एक सिस्टम के तहत हो सकता है, उसकी क्या तरतीब होगी, उसमें सर्वे हो सकते हैं, उसमें वो 40 चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आप बता रहे थे। तो फिर मुझे लगता है कि आपको गैप महसूस हुआ ह्यूमन रिसोर्स का, बाकी चीज़ों का। तो एनजीओ, जब क्योंकि आप मुलाकातें हो रही थी, तो एनजीओज़ को जोड़ा जा सकता है, स्कॉलर्स को जोड़ा जा सकता है, प्रोफेशनल्स को जोड़ा जा सकता है, उनको इस्तेमाल करके हुनर या फिर जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट किए जा सकते हैं। तो एक लार्जर शक्ल बनती चली आ रही है। यस, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने शुरू में बोली, और वो मस्जिद वन का जो बैंगलोर में प्रोग्राम भी हुआ, उसके तहत होना था या होगा, वो ये था कि एक तरफ मस्जिद में एग्जीक्यूशन, दूसरा मस्जिद के थ्रू सर्वेज। तो क्या सर्वेज हुए, सर्वेज में चैलेंजेस आए, सर्वेज के लिए क्या कोशिश की गई, और आज की डेट में क्या कोई विद इन जो AIMDC है कि कोई एक ऐसा थिंक टैंक या कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जिससे आप वो कोशिश को बरकरार रखने की वो कर रहे हैं? नहीं वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पे मुझे ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा लोग लोकल लेवल पे अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं रीजन वाइज। बहुत सारी जगह में किए हैं लोकल लेवल, अपने अपने सारे वो अपना उनका मस्जिद में रहता है डिटेल से, और दूसरा मस्जिद तो किसी को भी मिलता भी नहीं है, वही लोग अपना अपने लेवल पे सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन थोड़ा लोग ये भी है, हमारा डाटा है, डाटा ये हो जाएगा ना सब, डेटा प्राइवेसी ड्राइवर प्राइवेसी सब जो होता भी है नहीं, दुनिया में। उनको ज़्यादा डर रहता है कहीं हमारा डाटा RSS वाले ले लेंगे क्या, उनको वाला ले लेंगे बोल के सब रहते हैं। हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं, सर आपका डाटा ऑलरेडी उनका पास है, आपसे ज़्यादा है। आपसे ज़्यादा उनका पास है। जिस दिन हम लोग जो स्मार्टफोन इस्तेमाल शुरू किया ना, उस दिन आपका प्राइवेसी का ऐसी का तैसी हो गया है। आप प्राइवेसी की सब बात करें, आज मैं क्या हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ गया हूँ, क्या खाया हूँ, क्या पिया हूँ, क्या बात किया हूँ, मेरा लाइक क्या है, मेरा डिसलाइक क्या है, मेरा मोबाइल में जब बताएगा। आप क्या प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, क्या डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मेहनत कीजिए। और इसमें क्या है, आपका डाटा ऐसा सेंसिटिव डाटा कुछ भी नहीं लिया जाता है। वो एक डॉक्टर के पास भी कोई जाता है तो पूरा का पूरा उसकी जो बदन होता है या उसकी बॉडी होता है, उसके ऊपर स्कैन एनालिसिस होता है, स्कैन होता है, उसकी मैट्रिक्स होती हैं, उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस और फिर इलाज लिखा इलाज जाता लिखा है। जाता है। तो ये दोहरी जिसे कहते हैं डाइकोटोमिस सिचुएशन हो जाती है कि एक तरफ हाँ आपको डेटा इकट्ठा करेंगे तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी, पता चलेगा कौन क्या कैसे कहाँ, लेकिन उसके बगैर सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। और ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि शायद कोविड के दौरान और उससे पहले CAA में और बाकी जगहों पे भी जो ये डॉक्यूमेंटेशन का एक जो पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे लोग थोड़ा ज़्यादा घबरा गए। देखिए, इंडिया में हर 10 साल के एक बार सेंसस होता है, उसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स लिया जाता जी। है ना। इसमें तो नॉमिनल डिटेल्स ले लेते हैं ना मस्जिद वाला आपसे, उसमें तो बहुत सारे डिटेल्स लिया जाता है, और उसमें वो डाटा का आपका एक्सेस है क्या, आपका मोहल्ला में क्या बोल के आपको पता है क्या, आपका मोहल्ला का डाटा लिया जाता है ना, आपको पता है नहीं। जिसको ज़रूरत है उनको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है ना।
तो इसलिए आपको आपका काम कीजिए, आपको लोकल लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। जो वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे ना मस्जिद नबी, वो कर लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किधर मेहनत करना पड़ेगा। ये जो सर्वे का काम है, क्या आपके यहाँ पर या फिर पॉलिसी का काम है, थिंक टैंक का काम है या एनालिसिस का काम है? कोई भी जब सॉल्यूशन लाया जाता है तो उसकी तरतीब सोची जाती है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। तो क्या आपकी जो तंज़ीम है और उसके विदिन कोई ऐसा एक शोबा है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलरली इस काम पे फ़ोकस कर रहा हो? हाँ, है। एक हम लोग इम्पैक्ट नाम पे एक थिंक टैंक टीम भी शुरू किया, डॉक्टर जावेद जमील साहब हुँ, उसे हेड कर रहे हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें रिसेंटली शुरू किए हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मेन ये थिंक टैंक जो कम्युनिटी का लार्जर लेवल के जो इश्यूज़ है, हुँ, उसे कैसे हम लोग उसे क्या करना है, इसका प्रॉब्लम हुँ, सॉल्यूशन कैसे हटे। देखिए, आज जो है एक चीज़ याद रखना है, हम लोगों को आज क्या काम करना है बोल के पता रहना ज़रूरी नहीं है। हुँ, क्या काम नहीं करना है बल्कि हमको पता चल गया है ना, हुँ, हमारा ये जो वेस्ट काम करते हैं ना, हुँ, वो काम बच जाएगा। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में ही हम लोग गलती कर दिया ना, हुँ, तो सॉल्यूशन में हम लोग उसका हुँ। उल्टा दे देंगे, और वो सॉल्यूशन को उल्टा देके जो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अगेन ज़ीरो लेवल पे आके खड़ा होने में 3 बार हम लोग गलती करके रहते हैं। एफिशिएंसी बहुत लॉस होता है। अक्सर हाँ, देखते हैं जो बहुत सारी अलग-अलग तंज़ीमें बाद हैं, में वो लोग एक ही बोलेंगे, काम करती रहती हाँ, हैं। बाद में लोग बोलेंगे ये सब काम होता नहीं, हम लोग कोशिश किए बोल के। हुँ, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्रॉब्लम को ठीक से समझते नहीं है। हुँ, इसलिए प्रॉब्लम को ठीक से समझना ज़रूरी है। हुँ, अगर प्रॉब्लम को समझने में गलती कर दिए, तो हुँ, सॉल्यूशन देने में भी गलती हो जाता है। हुँ, इसलिए क्या चीज़ करना बोल के पता रहना ज़रूरी नहीं है, हुँ, क्या चीज़ नहीं करना बोल के पता चल गया ना, हुँ, आपका आधा का आधा वेस्ट काम, आधा भी नहीं, 80% वेस्ट काम आपको बच जाए। हुँ। 80% ह्यूमन रिसोर्स, 80% टाइम, 80% मनी, सब आपको बच जाएगा। तो क्या-क्या चीज़ें करेगी इम्पैक्ट? इम्पैक्ट में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एनालिसिस के फ्रेमवर्क में आपको लगता है कि करनी ज़रूरी हैं और उससे क्या रिज़ल्ट आएगा? देखिए, आप जानते होंगे ये दुनिया में हर एक बड़ा-बड़ा कामों के पीछे एक थिंक टैंक टीम रहता है। वो नज़र नहीं आता है एक्चुअली, लेकिन पीछे से बैठ के वही लोग प्लान करते हैं, क्या काम करना है। सारा दुनिया में यही निज़ाम चलता है, लेकिन हमारा वैसा टीम नहीं है। और वेल एस्टैब्लिश्ड लोगों के पास है, वो बनाए ही नहीं, जो बड़े-बड़े तंज़ीम हैं, उनके पास वैसा की टीम ही नहीं है, सॉलिड टीम। तो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं वैसा टीम बनाएँ, और जो मेजर लेवल जो करंट अफ़ेयर्स के साथ, करंट अफ़ेयर्स के इसमें जो मौजूदा हालात पे जो चीज़ चल रहा है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसका एक सॉल्यूशन कम्युनिटी के सामने रखें। जो आपसे डिस्कशन चल रहा है उसमें एक जो बहुत बात वाज़ह तौर से उभर कर आ रही है वो एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप की है। वो लीडरशिप का क्राइसिस फर्स्ट जो लेवल ऑफ लीडरशिप है उस नेशनल लेवल लीडरशिप में भी वाज़ह तौर पे दिखता है, लेकिन वो अब एक एज ग्रुप है, एक लंबा दौर है जो उन्होंने दे दिया है। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम जैसा हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप में भी वो क्वालिटीज़ ना सिर्फ सेम बल्कि ज़्यादा उभर कर सामने आके दिखती हैं। तो इम्पैक्ट के थ्रू आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप एक प्रोग्राम है 40 अंडर 40 लीडरशिप प्रोग्राम, उसको आप इनिशिएट कर रहे हैं, आपने किया है, उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह भी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, नॉमिनेशंस हो रहे हैं। उसका क्या मकसद है? किस तरह से वो लीडरशिप के क्राइसिस को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं या आपको लगता है कि सॉल्व हो सकती है? इंशाल्लाह देखिए, हम लोग कोशिश तो करेंगे। देखिए, हम लोग कोशिश करने में कभी भी पीछे हटना नहीं है। हुँ, मेरा एक हमेशा मैं एक बात कहना पसंद करूँगा। हम ऑलरेडी हज़ारों गलतियाँ कर चुके हैं, हुँ, है ना? गलतियाँ, एरर, मिस्टेक्स बहुत सारे किए होंगे। ये और एक एरर होके रहेगा, और एक एक फेल्ड वेंचर रहेगा। लेकिन गलती करने के लिए हम लोग रुकना नहीं है। गलती करते-करते, सीखते-सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। गलती हो जाएगा और मैं वो फ़ेल हो जाएगा बोल के हम लोग को रुकना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग मज़े 40 अंडर 40 की से अगर उसे सक्सेस होता है कि नहीं कि वो सेकेंडरी, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 23 साल नबूवत के पीरियड पे मक्का, मदीना और ताइफ छोड़ के बाहर किधर भी ट्रैवल ही नहीं किए। जंग के लिए आजू-बाजू जगह में जाके वापस आया करते थे, और नबूवत से पहले सफ़र किए थे दूसरे मुल्क में। लेकिन नबूवत के बाद में उन्होंने कभी भी 23 साल में कभी भी मक्का, मदीना, ताइफ से बाहर नहीं गए। हुँ, लेकिन उन्होंने ऐसे लीडरों को खड़ा कर दिया जो
दूसरे मुल्क के किंग के सामने खड़ा होकर आंकी में आंकी डाल के बात कर सकते हैं या दूसरे मुल्क को चला सकते हैं, वैसे लीडरों को उन्होंने खड़ा कर दिया। हमारा आज का टाइम का हालत का, आज का लीडरों का रोल ऐसा होना चाहिए। लीडर हमेशा है ना शेपर्ड के जैसा काम रहना, चरवाया। जो शेपर्ड क्या रहता है, शेपर्ड का काम क्या है और कहाँ रहता है? शेपर्ड हमेशा पीछे रहता है, पीछे रह के काम करता है, सामने नहीं। हम लोग हमेशा लीडर क्या गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग सामने खड़ा होकर काम करना पसंद करेंगे। अगर जिस दिन हम लोग हमारे लीडरशिप जो शेपर्ड का रोल प्ले करना शुरू करेंगे ना, पीछे खड़ा होकर, काम बहुत हो जाए। काम बहुत लीडर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है ना, ही इज़ नॉट ए लीडर हु क्रिएट्स फॉलोअर्स, लीडर इज ही हु क्रिएट्स लीडर्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करके दिखाया। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लोगों को खड़ा कर दिया। जब 17 साल के उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, उनका एज था 17 ईयर्स। उमर उनका अंडर में कौन थे? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बड़े बड़े सहाबा उनके अंडर में थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लीडरशिप बनाने में, कमांडर इन चीफ बनाने, ही वाज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। अबू जहल को ये दुनिया से बेजस आदमी, एक करस आदमी, जैसे 15 साल के मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो लोग थे 15 साल के। यानी कि नौजवानों को साथ में लेके उनको ग्रूम करके उनको सपोर्ट करके उनका आगे बढ़ाने का काम है हमारा। वो लोग गलतियाँ करेंगे, नो प्रॉब्लम, गलती करते हम लोग। कोई एक आदमी है क्या हमारा इसमें जो एक भी गलती किया नहीं कर से लोग? क्या मैं ऐसा आदमी, क्या आप है? हम सब लोग गलती करके आगे बढ़े है ना। हम लोग एक नहीं हज़ारों गलतियाँ किए हैं। तो वैसे नौजवान लोग गलती करते करते सीखते सीखते आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग उनका मेंटरिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ग्रूम करेंगे, उनको कौम के सामने खड़ा करेंगे, उनको सपोर्ट एक करें, उनको एक बैकबोन हो के हम लोग खड़ा होना चाहिए, तभी काम होता है। वल्लाही देखिए, मैं और एक मैसेज इधर देना भी चाहता हूँ, स्पेशल बुज़ुर्ग लोगों को। ये हदीस है, माफ़ कीजिए, मैं तालिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन हदीस मैं इधर कोट करता हूँ। सही बुखारी का हदीस है, उसमें कहा जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे भी इस दुनिया में 60 साल ज़िंदगी, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स ज़िंदगी जीने का मौका मिला हो इस दुनिया में, वो आखिरत में बहाना नहीं कर सकता। यानी कि मुझे अभी 60 साल ज़िंदगी जीने का मौका इस दुनिया में मिला, मैं अल्लाह के पास कल जाके, अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, मुझे माफ़ करो, मुझे ये नहीं था, वो कुछ भी नहीं, बहाना नहीं कर नहीं सकता। क्योंकि मुझे ज़िंदगी के 2 सर्कल कंप्लीट करने के लिए मौका मिला। 33 ईयर्स का सर्कल है ना ज़िंदगी, वैसे तकरीबन 2 सर्कल हम लोग कंप्लीट किए। उसके बावजूद भी हम लोगों को उनको जन्नत मिलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा हालत? इसलिए 60 साल लोग जिससे भी 60 ईयर्स पास कर चुके हैं, वो लोग, आप ऐसा मानना है हम लोग बोनस पे है, हम लोग बोनस का ज़िंदगी जी रहे। हमको 60 साल ज़िंदगी जीने का मौका मिला इधर, और मालदार भी है उसका बावजूद भी, और इंटेलेक्चुअल सब है, ये 3 रहने के बावजूद भी हम लोगों को जन्नत नहीं मिला। क्या ट्रेजेडी रहेगा वो दिन, है ना। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी, जिसको भी 60 साल हो या 60 साल के नज़दीक हो, आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल लीडरों को खड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। आप ही लीडर बनने के लिए उसका सब सपने छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा भी गलती आपका आखिरत खराब कर देगा, दुनिया तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स को हम लोग खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड लेवल लीडर, जिस कौम में सेकंड लेवल लीडरशिप नहीं है, वो कौम जल्दी से जल्दी तबाह हो जाए। किस तरह की लीडरशिप होगी ये? किस तरह की क्वालिटीज़ होंगी इनमें? क्या अचीव करेंगे ये? क्या इनका मकसद होगा? किस तरह इनकी ग्रूमिंग होगी? क्या है ये प्रोग्राम? देखिए, ये 1440 इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि 40 साल के नीचे का एक 40 लोगों को, लड़का और लड़की, ओके, मेल और फीमेल, उनको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। देयर आर लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको फर्स्ट आइडेंटिफाई करें और उनको एक साथ में लेके आए, उनको ग्रूमिंग करें, मेंटरिंग करें, सपोर्ट करें, और इनको कौम के सामने खड़ा करें। आप लोग ये लोगों के ऊपर आप लोग विश्वास रख सकते हैं। आज हमेशा एक बात का सुनने मिलता है, हम लोग उनको मानेंगे नहीं, वो वैसा है, वो वैसा है, सब हम लोग बोलते हैं ना, उनका बारे में वो नेगेटिव कमेंट्स पास करते रहते हैं, किसी का एक्सेप्ट करने हम रेडी नहीं रहते। तो इधर हम लोग कोशिश करें, ऐसे 40 लोगों को, वेरियस सारे इंडिया मुल्क भर से 40 लोगों को कौम के सामने खड़ा करें। देखिए, आप लोग ये लोगों के ऊपर विश्वास रख सकते हैं, और ये लोग सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ ये लोग काम कर लेंगे इंशाल्लाह।
वो हम लोग करना चाहते हैं। एक बार होने के बाद में एक थ्री लेवल का प्रोसेस है। जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जब जैसे आते हैं, ऐसे इसमें हम 2-3 लेवल का हम लोग वो फेजेस ये किए, वो फ़िल्टर कर करके ऑलरेडी अब देखिए मोर देन 600 एप्लीकेशन आए हैं। हमको बहुत सारा एप्लीकेशन आएँगे इंशाल्लाह अप्रैल इसके तक। तो एप्लीकेशन बहुत आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो नॉमिनेशन भी देखिए एप्लीकेशन इसमें क्या है, खुद एप्लीकेशन भी अप्लाई भी कर सकते हैं और दूसरे लोग उनको नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग यही चाहते हैं कि दूसरे लोग ज़्यादा लोग नॉमिनेट करें। ओके, वो भी एक चैलेंज है। कोई दूसरा आदमी को लीडर बोल के मानने के लिए रेडी भी नहीं, काबिलियत है बोल के मानने के लिए भी रेडी नहीं है वो रीजन के लोग। ओके, तो उन लोगों को हमको नॉमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग उनको कॉन्टैक्ट करके उनको फिर फर्दर डिटेल्स ले लेते हैं और उनका टास्क का वेरियस लेवल सब देते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में लास्ट में जाके हम लोग उनको कम्युनिटी के सामने रखा जाता है। उसके बाद में भी उनको कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव मॉडल पे काम करने के लिए उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। वो लोग काम करने जैसे हम लोग उनको प्रोत्साहित करेंगे इंशाल्लाह और उम्मीद है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हो जाएगा। वो लोग का उम्मीद है अच्छा लोग मिल जाएंगे। एटलीस्ट अभी तो हमारी जो जनरेशन है, मुझे लगता है ये गॉन केस है। ओके, हमारा जनरेशन में ये बदलाव हम ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आने वाले नस्ल में तो हम लोग पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, उनको ग्रूम करके, उनको सपोर्ट करके, ताकि आने वाला नस्ल इधर शान के साथ, इज़्ज़त के साथ, दीन के साथ और मुल्क के ऊपर प्यार के साथ इधर जी सके इंशाल्लाह। तो जो मुझे समझ आ रहा है कि जो 40 अंडर 40 का मकसद है कि वो लीडर्स, वो यंग लीडर्स जो ऑलरेडी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपने एफर्ट्स, अपने पोटेंशियल से कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ मफाद हो रहा है कम्युनिटी को उनसे, वो कहीं ना कहीं स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं। तो उनको ज़रूरत है जोड़ने की, उनको ज़रूरत है रिकग्नाइज़ करने की, उनको ज़रूरत है ग्रूम करने की, मेंटर करने की, और उसके थ्रू ये लोग मिलके काम कर सकें, प्रोजेक्ट्स कर सकें। जिस तरह से क्लस्टर मस्जिद मॉडल है, मुझे लगता है क्लस्टर लीडर मॉडल आप एक तरीके से दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। उस क्लस्टर लीडर मॉडल से ये होगा कि जो एक दूसरे की टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, एफिशिएंसीज़ हैं, वो एकदम से स्केल होंगी। उसमें क्या कोई इस तरह का भी प्रोग्राम है कि जो आपके पुराने लीडर्स हैं या लीडर्स जो ट्रेन करते हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, मीडिया में, इकोनॉमी में, ये जो यंग लोग हैं इनकी क्या ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, लोकल एक्सपोजर, रीजनल एक्सपोजर, नेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर, एक तरह से एक पूरी सिस्टमैटिक तरीके से किस तरह से जो ये जो मस्जिद वन का मॉडल है और ये जो इम्पैक्ट की जो पूरी की पूरी ये है कि आप सर्वे करके एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उससे विजन ला रहे हैं सामने, लोकल क्या होगा, रीजनल क्या होगा, नेशनल क्या होगा, आपके एनजीओज़ हैं ईमान में जो जुड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लीडर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कड़ी है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को लीड कर पाए, इस तरह के इनिशिएटिव्स को नर्चर कर पाए। तो इनको नर्चर करने वाले कौन लोग होंगे? नहीं, वही है आप बोले जैसा अलग-अलग वेरियस फील्ड का हम लोगों को थोड़ा शॉर्टलिस्ट किए हैं और कर रहे हैं अभी। अच्छा लोग ये है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है जो फील्ड में ऑलरेडी अच्छा खासा काम काम किया हुआ लोग, वो लोग इनका नर्चरिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। आपने जैसे बताया शुरू में जब आपने ये फॉर्म करने की भी इनिशिएटिव लिया तो लोगों ने बोला बहुत अच्छा है। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ खुद मीडिया थिंक टैंक इससे रिलेटेड, तो इनिशिएटिव्स अच्छे होते हैं लेकिन चैलेंज आता है कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा और कहाँ ख़त्म होगा। हम जब आपने बीच में बताया कि कमिटमेंट नहीं होते लोगों के, लोगों का जो मिज़ाज है, जो हैबिट्स हैं, वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह हो गई हैं कि जब भी इस तरह के काम आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उनके जो मिज़ाज हैं वो उसके बीच में आते हैं। तो उन चैलेंजेस को आप किस तरह से फेस करेंगे, या फिर इन ये क्योंकि इतना बड़ा मकसद है, वो चैलेंजेस लाज़मी हैं आपके सामने आते होंगे, आएँगे। वो क्या चैलेंजेस हैं और उनको उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, काम तो बहुत चैलेंजेस तो बहुत बड़ा है हमारा, ओके? तो लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है ना? तो फर्स्ट शुरुआत करना है तो फर्स्ट हमारा क्या है, दिल और दिमाग का जो पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, दिल और दिमाग का। तो फर्स्ट हमारा बिहेवियरल चेंजेस आना ज़रूरी है, बिहेवियर में जाना है। हम मुस्लिम से मुहसिन तक जाके पहुँचना है, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अल्लाह के सारे मखलूक के लिए काम करने वाला बनना है, मुहसिन बनना है, ओके? एक वो आना है। और फर्स्ट शुरुआत काम क्या करना है, फर्स्ट हमारे मस्जिदों में हम लोग
हमारा चप्पल जो है ना स्टैंड में रखना शुरू करना है। देखिए ये मार्क माय वर्ड, ओके, जिस दिन एक कौम, इंडिया में स्पेशली, ग्लोबल तो मैं बात नहीं करूँगा, इंडिया की बात करूँ, जिस दिन एक कौम अपना चप्पल स्टैंड में रखने शुरू कर देगा ना, उस दिन से रेवोल्यूशन, तब्दीली, इनकलाब आने शुरू हो जाएगा। ये 2 सेकंड का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग क्या बड़ा-बड़ा बात करेंगे, क्या बड़ा-बड़ा बदलाव चेंजेस, वो होने वाला बात है क्या? आज हमारे मस्जिदों में हमको वेलकम कौन कर रहा है? चप्पलें कर रहा है ना, चप्पलें कर रहे हैं। सफाई आधा ईमान है। हर जगह हम लोग डायलॉग मारते हैं ना, सफाई आधा ईमान है। उसके बावजूद पक्का है क्या वो? इस्लाम का ये है क्या वो? है ना? सबको पक्का, कोई भी उसका शक के गुंजाइश ही नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा माहौल उतना गंदगी क्यों है? हमारा मोहल्ला जो है शैतान का 5 स्टार अड्डा बन गया है। शैतान की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सा है? गंदगी है। तो हमारा मोहल्ला 5 स्टार अड्डा बन गया शैतान का, इसलिए उधर बरकत और रहमत का फरिश्ता नहीं आ रहा है। इसलिए हमेशा उधर लड़ाई मसला मसाइल सब हमेशा बढ़ते रहता है उधर, क्योंकि शैतान ही रहता है ना। अब जिधर भी आप सारे इंडिया में देखिए, जिधर सब हाइजीनिक क्लीन सफाई ये सब है, उधर खुशहाल जिंदगी लोग गुजर रहे हैं। क्यों? उधर शैतान को ये थोड़ा कम है। शैतान पूरा हमारा मोहल्ला में है ना, तो वो है काम। और तीसरा काम है, हम लोग रात को सुबह बनाए, सुबह सुबह का रात में बनाए, वो रोकना। देखिए एक हदीस भी है मुवत्ता, इसमें ईशा के पहले सोना नहीं, ईशा के बाद में जागना नहीं। हम लोग अल्लाह को वो जो निज़ाम को उल्टा कर ले, ओके। जब ये 3 काम है और एक 7वीं काम है, जो इससे पहले मैं तीसरा काम बोलने से पहले वो जो दूसरा काम था क्लीनलीनेस का। अब थोड़ा सोचिए, मस्जिद को हम लोग सेंटर बना के, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग एक बिहेवियर चेंज करने के डिसिप्लिन शुरू होता है चप्पल स्टैंड में रखने में। दूसरा क्या है, मस्जिद के सराउंडिंग लेफ्ट राइट आगे पीछे 100 मीटर्स सफाई रखने के लिए कोशिश करेंगे। सारा दुनिया नहीं छोड़िए, मस्जिद के आजू बाजू 100 मीटर सफाई क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट से, जो म्यूनसिपालिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, उधर से गाड़ी आके कचरा उठाने जैसा उनको प्रेशर कीजिए। गवर्नमेंट के पास सिस्टम है, म्यूनसिपालिटी के पास वो सिस्टम है, हम लोग हमारे पास हर महीने फीस लेते हैं वो लोग, तो दे हैव टू क्लीन इट। अगर वो लोग नहीं किया बल्कि समझा, तो हम लोग उसको मुहिम चलाना है, तो क्योंकि हमारा मोहल्ला में नेमत का और बरकत का फरिश्ते आना है और शैतान को भगाना है, तो वो काम शुरुआत करना है। और तीसरा ये है, हम लोग जिस बरकत का टाइम पे हम लोग सो के रहते हैं और जागने के टाइम पे सो के रहते हैं और सोने के टाइम पे जाग के रहते हैं। सुबह को रात बने, रात को सुबह बने। ये चीज़ का हम बदलेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लगता ज़रूर है कि पूरा जो कोशिश, नौजवान नस्ल है अभी, वो तो इन सारी चीज़ों का शिकार है और ऑफ उनके कोर्स ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये इनिशियल देखिए, ये सब काम करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग पिछले जो एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप चला है 2000 लोगों के लिए, 50 डेज 3 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसमें सिर्फ यही बात हम लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए जब तक हम लोग ऐसे चोट कल्ला जल्ला, जो मन कल्ला जल्ला जो है ना, हम लोग जापानीज जो काइजेन का बहुत तारीफ करते हैं। काइजेन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है मैनेजमेंट के लिए। क्या, व्हाट इज काइजेन? हर रोज थोड़ा छोटा कंसिस्टेंसी काम करते रहो। छोटे छोटे कंसिस्टेंसी आप जब काम करते रहेंगे ना, डेली एक एक वो उसका बड़ा रिजल्ट निकलता है एक दिन। मन कल्ला जल्ला इस्लाम में तभी बोला गया है, जो छोटे छोटे चीज कंसिस्टेंसली करता है ना, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वही ज्यादा कबूल करता है और उसमें रिजल्ट भी आता है। हम ऐसे छोटे छोटे चीज बोल के हम लोग नजर, थोड़े लोग शायद कल ट्रोल कर लेंगे, ये चप्पल का बात कर रहा है बोल के, सब खोम में सर काटने का बात हो रहा है, सर काट रहे लोग हमारा, ये चप्पल का बात कर रहा है बोल के। लेकिन बात क्या है अली, हमको कहीं ना कहीं से हमारा बिहेवियर चेंज करना भी जरूरी है। वो उधर से शुरुआत करना है इंशाल्लाह। ज़रूर हम नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, कोशिश तो करेंगे। टेंशन क्या है, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग। एफर्ट तो हमारा तरफ से, रिजल्ट अल्लाह की तरफ से, और रिजल्ट उसी दिन आएंगे जिस दिन अल्लाह चाहेंगे। हमारे चाहने से ना चाहने से कुछ भी होने वाला है नहीं, इसलिए हम कोशिश करेंगे। हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन करने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आप यहाँ पे आए, एएमडीसी का बड़ा विज़न आपने हमारे सामने रखा
और उसके क्या अचीवमेंट्स हैं वो हमें समझने का मौका मिला। तो आपके जो एनजीओ का मॉडल है उसको और आपकी जो तहरीक का मॉडल है उसको देख के मुझे यही एहसास हुआ कि हम बेसिकली किस तरह से खुद के लिए और दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अगली बार मुलाकात होगी।